बोलिए कि हो गया लाइव। कैसे आप सभी? तो मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। फिर से हम लोग 50 करंट अफेयर को लेकर आया हूं और आज का करंट अफेयर बिल्कुल लेटेस्ट और आज का है और बहुत बेहतरीन, मार्वेलस। आप समझ सकते हैं कि सबसे बेहतर करंट है संडे स्पेशल। आज का करंट अफेयर संडे स्पेशल है। मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करो, मेहनत। मुझ पे बेअसर वहम पाल रखा है, मैंने आंधियों में जुल्फों को बांध रखा है। मुझ पे बेअसर वहम पाल रखा है, मैंने आंधियों में जुल्फों को बांध रखा है। और याद रखिए, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पांव बक्से हैं तो तौफी के सफर भी देना। पांव बक्से हैं तो तौफी के सफर भी देना। कि गुफ्तगू तूने सिखाई, कि गुफ्तगू तूने सिखाई, कि मैं गूंगा था अब बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। अरे भाई, लगातार मेहनत करना है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए लगातार मेहनत करना है, डटे रहना है, अडिग रहना है और मेहनत करते रहना है। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़ मानो, जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा जोर लगाना है, कॉन्सेंट्रेट होकर जोर लगाना है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा कामायनी में लिखा, शक्ति के विद्युत कंजो व्यस्त बिखल बिखरे हैं जो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो लगातार मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। हम आपके साथ हैं। थोड़ा सा लेट हो जाता हूं कभी कभी, उसके लिए आप लोग वेट कीजिए। आपके लिए बेहतर करने के चक्कर में लेट हो जाता है। मैंने सारे अखबार, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, पीआईबी के साइड, जितने भी तरह के करंट अफेयर के सोर्स हो सकते हैं, मैं सारे सोर्स को फॉलो कर लेता हूं। अरे मेरे भाई, आप बस पढ़ो, मेहनत हम करेंगे। आप पढ़ो, मेहनत करके हम लाएंगे। लगातार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग सेशन के साथ जुड़ जाएं। सबको जोड़ लो और जुड़ जाओ। सबको सेशन के साथ जोड़ लो और जुड़ जाओ भाई। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ। सभी लोग सेशन से जल्दी जुड़ जाइए। जल्दी सभी लोग जुड़िए, उसके बाद मैं सेशन को शुरू करता हूं। जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। जल्दी से सेशन के साथ आप लोग जुड़ जाइए ताकि मैं सेशन को शुरू कर सकूं। तो लगातार सेशन के साथ जुड़ जाइए। सेशन को शेयर कर दीजिए। सेशन को अधिकतम लोगों तक शेयर कर दीजिए। चलिए, तो सेशन को शेयर कर देते हैं। चलिए, तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। वहां तो ऑन नहीं है शायद। चलिए, सिडबी के द्वारा, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी,
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ वेस्ट टू वेल्थ वेस्ट टू वेल्थ वेस्ट टू वेल्थ एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वेस्ट टू वेल्थ, इसको नोट कर लीजिए। वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम कौन शुरू किया है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कहां शुरू किया गया है? तो सुंदरबन में। किसके लिए शुरू किया गया है? सुंदरबन की महिलाओं के लिए। नोट कर लीजिए 4 पॉइंट। सिडबी के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ, वेल्थ का मतलब धन होता है, धन होता है, संपत्ति होता है। तो सेशन को देखो, तुम लोग शेयर नहीं करते, तुम लोग पता नहीं किस स्वार्थ में रहते हो। सेशन को शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि बिहार के कोने कोने में हमारे सेशन पहुंचे। तो चलो लगातार जुड़ जाओ, लगे रहो। तो सुंदरबन की महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? ये किया सिडबी ने शुरू किया सुंदरबन की महिलाओं के लिए। बात करते हैं सुंदरबन की। तो सुंदरबन भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। नोट कर लीजिए। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर रॉयल बंगाल टाइगर रहता है और ये मात्र 4 देशों में रहता है, भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। और बांग्लादेश नोट कर लीजिएगा। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में सुंदरबन में क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर। और रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ 4 देश में मिलता है, भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। और भारत का नेशनल एनिमल भी कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर। ये भारत का नेशनल एनिमल है। कब से? 1972 से। नोट कर लीजिए। भारत का नेशनल एनिमल 1972 से पहले लायन था, शेर था। लेकिन 1972 में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए सरकार ने 1972 में क्या कर दिया? लायन को नेशनल एनिमल से हटा दिया और किसे बना दिया? रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का नेशनल एनिमल बना दिया। और रॉयल बंगाल टाइगर कहां कहां मिलता है? भारत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। कल आपने देखा था कि भारत के यूपीआई, यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम, भारत के यूपीआई को यूज करने वाला भारत से बाहर पहला देश है नेपाल। कल आपको बताया था। कल का सीरीज यदि नहीं देखें तो देख लीजिए। एक बात और बता दें, सिडबी का जो स्थापना है, इसको नोट कर लीजिएगा। सिडबी का स्थापना 1990 में किया गया था। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1990 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। हेडक्वार्टर कहां है? तो लखनऊ में। नोट कर लीजिए। वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम शुरू हुआ है सुंदरबन के महिलाओं के लिए। और सुंदरबन प्रसिद्ध है मैंग्रोव के जंगल के लिए। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव जंगल के लिए प्रसिद्ध है कौन? सुंदरबन। इतनी बातें अगर आप जान जाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत। मेरी कोशिश है कि पूरा भूगोल, पूरा इतिहास, पूरा पॉलिटी जो भी हमारे करंट से जुड़कर होता है वो सब आपके लिए कराया जाएगा। तो ये भैया सिडबी के द्वारा ये प्रोग्राम किया गया। दूसरा करंट है अभी हाल ही का, आज और कल मैंने कोशिश किया है कि सब कुछ एकदम अप टू डेट। अब हम मेहनत को अपने लेवल पे लेके चले गए। हम कोशिश करेंगे कि बीपीएससी में एक भी सवाल आपका न छूटे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने गाजा पट्टी आप जानते हैं कि इजराइल में है। गाजा पट्टी के एक संगठन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। आपको मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है? गाजा पट्टी का एक संगठन है जिसका नाम है हमास। हमास को ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। क्वेश्चन आएगा किस देश ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? आप जानते हैं कि जो गाजा पट्टी है वो किसका हिस्सा है? गाजा पट्टी देख लीजिए सामने में। गाजा पट्टी का मैंने मैप ले लिया है, आप देख लीजिए आराम से इस मैप को ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। देखिए भाई, ये जो बाहर का मैप आप देख रहे हो ये पूरा इजराइल है और इजराइल के साथ जो येलो कलर का मैप आप देख रहे हैं यही गाजा पट्टी है। इसी को बोलते हैं गाजा पट्टी। यहां पर एक संगठन है हमास। यहां एक संगठन क्या है? हमास। मैं बता दूं आपको कि इजराइल चाहता है कि इस पर हम कब्जा कर लें।
गाजा पर हम कब्जा कर लें, और गाजा के लोग कोशिश करते हैं कि हम कभी इजराइल के कब्जे में न जाएं। तो गाजा को परमानेंट आजादी दिलाने के लिए कौन सा संगठन है भैया? तो हमास। लेबनान में एक संगठन है, इजराइल के पास एक देश है लेबनान, ध्यान समझिएगा, लेबनान, यहां पर एक आतंकवादी समूह है हिजबुल। हिजबुल एक आतंकवादी संगठन है लेबनान में। हमास को हथियार कौन देता है? हिजबुल। इसके अलावा हमास को कौन और सपोर्ट करता है? ईरान। हमास को सपोर्ट कौन करता है? ईरान। और साथ में हिजबुल आतंकवादी भी इसे सपोर्ट करता है। इन दोनों का सपोर्ट लेके हमास हमेशा इजराइल पर हमला करने की धमकी देता है। धमकी इसलिए नहीं देता कि बेचारा धमकी देना चाहता है, धमकी इसलिए देता है, इजराइल पूरी कोशिश करता है कि हमास हमारे कब्जे में आ जाए, पूरा गाजा पट्टी हमारे कब्जे में आ जाए। तो इस डर के मारे बीच बीच में एक आध मिसाइल छोड़ दिया करता है। तो मिसाइल आता कहां से इसके पास है? तो ईरान देता है। और कौन देता है? लेबनान का संगठन हिजबुल। लेबनान एक देश है, वहां का एक आतंकवादी संगठन है हिजबुल। इसको कौन देता है भैया? हथियार। हमास को हथियार देता है हिजबुल और ईरान। आप जानते हैं कि पूरे पश्चिम एशिया में एकमात्र शिया देश, शिया मुसलमानों का देश, एकमात्र शिया मुसलमान। आप जानते हैं इस्लाम में दो पार्ट है, शिया और सुन्नी। सबको आशीर्वाद, जितने लोग जुड़े हैं सबको आशीर्वाद, सबको शुभकामनाएं, और लगातार सेशन को शेयर कर दे, क्योंकि आज का सेशन क्रीम है, क्रीम, पूरी तरह से क्रीम निकाल कर लाया हूं। ये क्रीम ही बता रहा हूं। गाजा पट्टी में जो हमास है, हमास आतंकवादी को पैसे कहां से मिलते हैं, हथियार कहां से मिलते हैं? तो लेबनान का हिजबुल संगठन और ईरान जो अकेला शिया देश है। पूरे पश्चिम एशिया सुन्नी है। पाकिस्तान तो हालांकि दक्षिण एशिया में है, फिर भी मान लो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, यमन, ओमान सब शिया है, सुन्नी है। अकेला देश है ईरान जो शिया मुसलमानों का है। ईरान को जितने भी पश्चिम एशिया के देश हैं इसको लगाते नहीं हैं, इसको दूर करके रखते हैं। तो ईरान जो है ये भी उनके खिलाफ काम करता रहता है। तो ईरान और हिजबुल से सपोर्टेड हमास पर प्रतिबंध लगा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। क्यों प्रतिबंध लगा दिया, समझ में आया आपको बात? तो ये चीज है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। पूछा जाए गाजा पट्टी है कहां? भूमध्य सागर में। देखिए सामने मेडिटेरियन सी लिखा हुआ है, सामने में मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर लिखा हुआ है मेरे भाई, भूमध्य सागर। नोट कर लीजिए गाजा पट्टी कहां है? गाजा पट्टी, गाजा मेरे भाई कहां है? तो ये भूमध्य सागर में है। इजराइल इस पर कब्जा करना चाहता है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। इजराइल की राजधानी कहां है? यरूशलेम। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी पहले भारतवंशी का मतलब है तो भारत के, लेकिन अब अमेरिका के निवासी हो गए हैं। इनको बोला जाता है भारतवंशी अमेरिकी, इंडियन अमेरिकन। कहा के हैं? भारतीय हैं पर अब अमेरिकी नागरिक हैं। इंजीनियर है भाई साहब, उनका नाम है संजय रामभद्रन। संजय रामभद्रन जी ये ह्यूस्टन मेट्रो के चेयरमैन बनाए गए हैं। ह्यूस्टन मेट्रो के चेयरमैन, अमेरिका के टेक्सास प्रांत में सार्वजनिक परिवहन एजेंसी का नेतृत्व करने वाले ये पहले भारतवंशी हैं। सुन लो मेरी बात। अमेरिका का एक राज्य है टेक्सास, जिसकी राजधानी है ह्यूस्टन। अमेरिका के टेक्सास राज्य जो है, अमेरिका का जो टेक्सास राज्य है उसकी राजधानी कहां है भैया? ह्यूस्टन। नोट कर लीजिए। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य। अमेरिका में जैसे भारत में कुल 28 राज्य हैं ना, वैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं। उसका एक राज्य है टेक्सास। उसकी राजधानी कहां है भैया? ह्यूस्टन। तो टेक्सास याद रखो। अमेरिका में सबसे ज्यादा इंडियन कहां रहते हैं? अमेरिका में सर्वाधिक भारतीय किस राज्य में रहते हैं? किस राज्य में रहते हैं भैया? अमेरिका में सर्वाधिक भारतीयों की संख्या टेक्सास राज्य में है, और टेक्सास की राजधानी ह्यूस्टन। और ह्यूस्टन मेट्रो के चेयरमैन बनने वाले संजय रामभद्रन ये पहले भारतीय हैं जो ह्यूस्टन मेट्रो के या फिर टेक्सास परिवहन एजेंसी के चेयरमैन बनने वाले पहले भारतीय हैं, संजय रामभद्रन। सामने इनका चित्र दिया गया है, नोट कर लो। अमेरिका में सबसे अधिक इंडियन कहां रहते हैं?
टेक्सास में रहते हैं और टेक्सास की राजधानी ह्यूस्टन। और टेक्सास जैसे अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, नोट कर लीजिएगा। तो भैया ह्यूस्टन मेट्रो के चेयरमैन कौन बने हैं? संजय रामभद्रन, नोट कर लीजिए। टेक्सास प्रांत के क्या बने भैया? पहले सार्वजनिक परिवहन एजेंसी के पहले भारतवंशी अध्यक्ष कौन है भैया? संजय रामभद्रन। अभी हमारे विदेश मंत्री लगातार दौरा पे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और फिलीपींस गए हुए थे, याद होगा। 6 दिन के विदेश यात्रा पर हमारे विदेश मंत्री गए थे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्यों गए थे मैंने आपको बताया है, रिवाइज करते रहिए, भूलना मना है। इतनी मेहनत कर डालो, इतनी मेहनत कर डालो कि उसके आगे कुछ न बचे। लगातार मेहनत करो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि इसका पीडीएफ आपको मिल जाए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है मिशन 50 IAS, मिशन IAS और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर का चैनल है। ये तीनों को आप ज्वाइन कर लो, वहां सारा पीडीएफ मिलता है। पीडीएफ को निकलवा लो, प्रिंट आउट, लगातार मेहनत करो। भैया हाल में गए थे हमारे विदेश मंत्री कहां? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने गए थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न। 3 दिन ऑस्ट्रेलिया में थे और अगले 3 दिन कहां थे? फिलीपींस में थे। अब वो गए हैं जर्मनी। कहां गए हैं? जर्मनी गए हैं, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा। कहां गए इसके बाद? ऑस्ट्रेलिया के बाद कहां गए? जर्मनी। क्यों गए भैया? तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन। जर्मनी का एक शहर है म्यूनिख जर्मनी का एक शहर है म्यूनिख। जर्मनी में बोन शहर भी है। जर्मनी में उसकी राजधानी बर्लिन भी है। जर्मनी में और क्या भैया? फ्रैंकफर्ट भी है। तो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट, ह्यूस्टन, बॉन और बर्लिन, ये सब उसके मेन शहर हैं। तो जर्मनी के अभी हाल ही में फ्रैंक वॉल्टर राष्ट्रपति चुने गए हैं। जर्मनी का दोबारा, एक बार पहले से थे, दोबारा राष्ट्रपति कौन चुने गए? जर्मनी के दोबारा से राष्ट्रपति चुने गए हैं। फिर से वही व्यक्ति, नाम है फ्रैंक वॉल्टर, ये मैं बता चुका हूं। तो जर्मनी के म्यूनिख में एक सुरक्षा सम्मेलन हुआ है जहां भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी वहां हिस्सा लिए हैं और जर्मनी के विदेश मंत्री एनालीना बेयरबाख से मिले हैं। नोट कर लीजिए, जर्मनी के विदेश मंत्री एनालीना बेयरबाख से मिले हैं और वहां उनसे चर्चा किए हैं हिंद प्रशांत के ऊपर और अफगानिस्तान की स्थिति के ऊपर। जर्मनी में हमारे विदेश मंत्री म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने गए हैं और वहां मंत्री, जर्मनी के अपने बराबर के मंत्री एनालीना बेयरबाख से मुलाकात की और हिंद प्रशांत तथा अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात किए हैं। इतना ही नहीं, उस सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कई देशों के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत किया है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? तो भैया एनालीना बेयरबाख जर्मनी के क्या है? विदेश मंत्री। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर, भूलना मना है मेरे भाई, मुद्दे पर बातचीत की। साथ में म्यूनिख में भारतीय वाणिज्यिक, बहुत महत्वपूर्ण, नोट कर लीजिए, म्यूनिख में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास और यहां पर अर्बर होगा, गलती से टाइप हो गया है, अर्बर फाउंडेशन द्वारा आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव की चर्चा का नेतृत्व भी किया। यानी कि पूछा जाए कि अभी जर्मनी की यात्रा पर गए सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने, तो किसका नेतृत्व किया? अभी वहां भारतीय वाणिज्यिक दूतावास जो है, कॉमर्शियल जो एम्बेसी है, उसमें आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा आयोजित की गई थी। उसका नेतृत्व भी किसने किया है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने किया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? ये सामने इस मीटिंग का चित्र मैंने दे दिया है। साथ में कई देशों के विदेश मंत्रियों से भी बात किया, सिर्फ जर्मनी के विदेश मंत्री नहीं, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, कई देश के विदेश मंत्रियों से हमारे विदेश मंत्री की चर्चा हुई है। ये सामने देखिए चित्र है इनका, एनालीना बेयरबाख का चित्र सामने दे दिया हूं, देख लीजिए आप लोग। एनालीना बेयरबाख ये सामने है, एस जयशंकर से मुलाकात इन्होंने किया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो पूछा जाए कि सुरक्षा सम्मेलन कहां हुआ? जर्मनी के म्यूनिख में। क्लियर है? इससे पहले एस जयशंकर कहां गए थे? ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। भूलना नहीं है मेरे भाई, भूलना बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अगला करंट अफेयर है ऊर्जा अवार्ड्स। एक अवार्ड्स का श्रेणी है ऊर्जा अवार्ड्स। इसके 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ ईयर 2022 का अवार्ड युहान पूनावाला को दिया गया है। क्वेश्चन आ जाए कि ऊर्जा अवार्ड
के 5वें संस्करण में, ऊर्जा अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? योहान पूनावाला। नोट कर लीजिए, योहान पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ ईयर किसके तरफ से? ऊर्जा अवार्ड्स के तरफ से। इसके 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ ईयर 2022 का अवार्ड योहान पूनावाला को दिया गया है। नोट कर लीजिए, सामने में योहान पूनावाला का चित्र देखिए। इन्हें दिया गया है क्या? इन्हें दिया गया है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो सेशन के साथ जुड़ जाओ, सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि आज सेशन बेहतर होने वाला है। प्रियम गांधी एक व्यक्ति हैं, प्रियम गांधी, उन्होंने एक किताब लिखी है। प्रियम गांधी ने एक किताब लिखी है ओशन टू प्रोजेक्ट। ये किताब का नाम है अ नेशन टू प्रोजेक्ट, अ नेशन टू प्रोजेक्ट। इस किताब को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मावड़िया ने इसका विमोचन किया है। मनसुख मावड़िया एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हीं का चित्र है। मनसुख मावड़िया जी ने किस किताब का विमोचन किया? अ नेशन टू प्रोजेक्ट। अ नेशन टू प्रोजेक्ट, इस किताब को किसने लिखा है? प्रियम गांधी। प्रियम गांधी द्वारा लिखा गया अ नेशन टू प्रोजेक्ट बुक का विमोचन किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मावड़िया। ये भी नोट कर लो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मावड़िया। इनके द्वारा प्रियम गांधी के बुक अ नेशन टू प्रोजेक्ट का क्या किया गया? विमोचन किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। इसी पेज में दूसरा करंट अफेयर भी है, जल जीवन मिशन। आपने सुना होगा कि बिहार में जल जीवन हरियाली चला था। नीतीश बाबू ने, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन चलाया। पोखरा का निर्माण, तालाब का निर्माण, पेड़ लगाओ, ये सब क्या था? जल जीवन मिशन का हिस्सा था बिहार में। इसी को कॉपी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में जल जीवन मिशन चलाया। और उस मिशन के तहत जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला 100वां जिला बन गया जो हर घर जल को पहुंचाया है। हर घर नल का जल पहुंचाने वाला कैवा जिला बन गया? 100वां जिला। कौन बना? हिमाचल प्रदेश का चंबा। और मेरे भाई चंबा के बारे में जानो, चंबा जो है इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। चंबा के खजियार को लिख सकते हैं। चंबा में एक जगह है खजियार, चंबा में एक प्लेस है चंबा का खजियार। चंबा का खजियार याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। नोट कर लो, चंबा के खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। और बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, चंबा, कसौली, ये सब हिल स्टेशन हैं। ये सब क्या है भैया? हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। और लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है उसमें एक जगह है कुफरी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक प्लेस है जिसका नाम है मेरे भाई कुफरी। शिमला में एक जगह है कुफरी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक स्थान है कुफरी, जहां सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CPRI। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के कुफरी में है। शिमला हिल स्टेशन भी है और हिमाचल प्रदेश का राजधानी भी है। तो शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, चंबा और कसौली, इसको बोलते हैं भैया हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन। और चंबा में जो खजियार है उसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। तो भैया जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन के तहत ये 100वां जिला बन गया। 100th डिस्ट्रिक्ट हो गया भारत का जो हर एक घर में क्या पहुंचाया है? नल का जल पहुंचाने वाला चंबा 100वां जिला बन गया। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है, एक्स्ट्रा फैक्ट नोट कर लो, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, यहां विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में है। एक बात और लिखो, यहां पर एक चीज और है, धर्मशाला में बौद्ध धर्म के धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी है। बौद्ध धर्म के धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान भी कहां है भैया? धर्मशाला। तो नोट कर लो, देखो खूबसूरत चंबा का मैंने चित्र दे दिया।
भले ही चंबा गए नहीं हो लेकिन चंबा का दर्शन कर सकते हो तुम, ये चंबा है। चलो जल्दी से बीपीएससी निकालो, बीपीएससी में ट्रिपल स्टार लो, तुम्हारे साथ चलेंगे चंबा, हम चंबा घुमाएंगे आपको हम। चलो नेक्स्ट आते हैं, विक्रम सारा, देखो यहां पर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का निर्माण यूनिसेफ के द्वारा किया गया है गुजरात में। कहां किया जा रहा है? विक्रम साराभाई इनोवेशन सेंटर का निर्माण कौन कर रहा है? यूनिसेफ कर रहा है। कहां कर रहा है मेरे भाई? गुजरात में कर रहा है। गुजरात में यूनिसेफ के द्वारा विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। नोट कर लीजिए, यूनिसेफ कर रहा है। ये जो विक्रम साराभाई हैं, इन्हें भारत में स्पेस प्रोग्राम के जनक माना जाता है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक माना जाता है, नोट कर लीजिए, का जनक माना जाता है। और इनके कहने पर ही भारत में इसरो की स्थापना की गई थी। और इसरो के पहले चीफ, इसरो के पहले अध्यक्ष भी कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष भी थे विक्रम साराभाई। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई, इनके कहने पर ही 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इनके कहने पर ही क्या बना? इसरो की स्थापना हुई। और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। और इसरो का हेडक्वार्टर मुख्यालय बंगलुरु में है। बंगलुरु, इसरो का हेडक्वार्टर मेरे भाई कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, नोट कर लीजिए। तो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन, स्थापना यूनिसेफ के द्वारा गुजरात राज्य में किया जा रहा है, नोट कर लीजिएगा। अगला करंट देखते हैं, 11वां डिफेंस एक्सपो, सॉरी 12वां डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो का मतलब डिफेंस एक्सपो, उसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। कहां किया गया? गुजरात के गांधीनगर में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, जिसका मुख्यालय कहां है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां है भैया? तो दिल्ली में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। 12वां संस्करण डेफ एक्सपो, डिफेंस एक्सपो, इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में किया गया। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में है। तो भैया 12वां डेफ एक्सपो कहां किया गया? जल्दी बताओ। गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो चलिए नेक्स्ट करंट पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है भाई, नेक्स्ट आओ। अगला करंट अफेयर है डार्क थॉन। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि भारत में अवैध रूप से ड्रग का कारोबार होता है। भारत में अवैध रूप से ड्रग का क्या होता है मेरे भाई? कारोबार होता है। भारत में अवैध रूप से ड्रग का कारोबार होता है। उसको रोकने के लिए कई ऐसे वेबसाइट्स हैं, कई ऐसे साइट्स हैं जहां क्या होता है मेरे भाई? कई ऐसे साइट है जिससे दवा का, ड्रग्स का कारोबार चलता है। इसको कंट्रोल कौन करता है? इंडिया में ड्रग्स को कंट्रोल करने वाला जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नोट कर लेना। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा डार्क थॉन 2022 का आयोजन किया गया है। भारत में ड्रग का गलत कारोबार को रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पर काम करती है। तो उसी ने एक आयोजन किया है, एक कार्यक्रम का आयोजन किया है डार्क थॉन। इसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई? इसका उद्देश्य है ऐसे साइड का पता लगाना जो डार्क में है। डार्क मतलब अंधेरे में है। ऐसा साइड जो आंखों पर पर्दा धूल झोंक कर कारोबार करते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं। ऐसे ड्रग्स जो लोगों के हेल्थ को इफेक्ट पहुंचाते हैं, उन ड्रग्स का कारोबार करने वाले को, डुप्लीकेट ड्रग्स के कारोबार करने वाले को जांच करने के लिए, उनको खोजने के लिए डार्क थॉन 2022 का आयोजन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया है। इसके माध्यम से उस वेबसाइट का पता लगाया जाता है जिसके माध्यम से ड्रग का स्मगलिंग और गलत तरीके से व्यापार किया जाता है। नोट कर लीजिए,
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 1986 में की गई थी और एक काम करता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। नोट कर लीजिए, गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। हो गया, चलिए तो भाई जल्दी से नोट कर लो। पूछा जाए डार्क का मतलब अंधेरा, ऐसी कंपनी, ऐसी एजेंसी, ऐसा साइड जो गलत तरीके से ड्रग का व्यापार करते उनको पता लगाने के लिए डार्कथॉन 2022 का आयोजन कौन किया? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नोट कर लीजिए। और इसकी स्थापना कब की गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की? 1986 में। किसके अंदर काम करता है? तो गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है भैया? तो श्री अमित शाह। श्री अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, उसके अंदर काम करता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बिल्कुल सही है भैया। भारत में गलत तरीके से ड्रग के प्रचार प्रसार को रोकने का काम कौन करता है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। देखिए सामने उसका लोगो मैंने दे दिया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये सामने लोगो है, देख लीजिए आप, यही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर है बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के लोग कहां न पहुंच गए? भारत के लोग, ये वही धरती है भारत वही धरती है जहां शून्य को लोग, दुनिया को शून्य किसने दिया? भारत ने। दुनिया को डेसिमल सिस्टम किसने दिया? भारत ने। वही आर्यभट्ट हैं, बिहार के रहने वाले, पटना के पास के रहने वाले आर्यभट्ट ने बताया था पहली बार कि दुनिया अपनी धुरी पर घूमती है। पहली बार एग्जैक्ट वैल्यू निकाला था धरती के परिधि का, सरकमफेरेंस का, किसने? आर्यभट्ट ने। पाई का मैक्सिमम डेसिमल तक वैल्यू किसने निकाला? आर्यभट्ट ने। तो भैया गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के 5 छात्रों ने आलोक सागर गौतम के नेतृत्व में एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाया है, एस्ट्रॉयड। क्षुद्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड। एक एस्ट्रॉयड का पता लगाया है, किसने? गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर एक्चुअली जम्मू कश्मीर में भी है, उसकी राजधानी भी है, लेकिन श्रीनगर उत्तराखंड में भी है। नोट कर लो, उत्तराखंड में नैनीताल आप जाओगे ना तो रास्ते में रामनगर और श्रीनगर नाम का जगह मिलता है। रास्ते में रामनगर और श्रीनगर, उत्तराखंड में भी श्रीनगर है, ये नोट कर लो। शायद नहीं पता आपको तो नोट कर लो, नैनीताल के रास्ते में, इधर से आप नैनीताल जाओगे ना तो रास्ते में श्रीनगर एक जगह मिलता है। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर के 5 छात्रों ने आलोक सागर गौतम के नेतृत्व में एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाया है। एक क्षुद्र ग्रह का पता लगाया, देखो सामने ये क्षुद्र ग्रह का पता लगाया जिसका नाम दिया है P11 NYIA। P11 NYIA इस क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है। इसकी खोज किसने की? इन 5 छात्रों ने की, आलोक सागर गौतम के नेतृत्व में। इसे नासा ने मान्यता दी है। इसको खोज करके अपना शोध, इसे खोजने के बाद अपना रिसर्च पेपर नासा ये लोग भेजे थे। नासा ने इनको क्या कर दिया है? अप्रूव कर दिया है कि आपने बिल्कुल सही खोजा है। P11 NYIA नाम से जो क्षुद्र ग्रह गढ़वाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने खोजा है, इसको मान्यता किसने दे दी? इसको परमिशन किसने दे दिया? इसको अप्रूव किसने किया है? नासा ने। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने कहा है कि बिल्कुल आप लोगों ने सही खोज किया है। और आप जानते हैं कि भैया प्लूटो 2006 से पहले 24 अगस्त 2006 से पहले तक प्लूटो जो था एक ग्रह की श्रेणी में था, प्लेनेट की श्रेणी में था, लेकिन प्लूटो को क्या बना दिया गया? क्षुद्र ग्रह। कब से? 24 अगस्त 2006 से। तो उस समय 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए कि सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं भाई, तो कितने भैया? 8 ग्रह। प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा, इसे ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? 24 अगस्त 2006 को नोट कर लेना। कब निकाला गया प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से? तो 24 अगस्त 2006 को। अब ये क्या बन गया? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह बन गया भैया। और अभी एक नया क्षुद्र ग्रह का खोज किसने किया है? ये गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 छात्रों ने, जिसका नेतृत्व किया था आलोक सागर गौतम। भैया देखो सामने गढ़वाल विश्वविद्यालय का ये चित्र मैंने दे दिया है। ये क्षुद्र ग्रह का नाम है P11 NYIA। ये नाम नोट कर लीजिएगा। इसे नासा ने क्या किया है? मान्यता दिया है। और 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर किया गया। वैसे बता दें कि एस्ट्रॉयड जो मिलते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल ग्रह नोट कर लो,
क्षुद्र ग्रह कहां मिलते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच जो छोटे छोटे प्लेनेट टाइप के टुकड़े होते हैं उसे हम लोग एस्ट्रॉयड कहते हैं। किस ग्रह के बीच मिलता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। यदि बात आई है ग्रहों की, तो ये नोट कर लेना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसे बोलते हैं इनर प्लैनेट। और उसके बाद बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस, इसे बोला जाता बाह्य ग्रह यानी कि आउटर प्लैनेट, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर नोन एज आउटर प्लैनेट एंड इनर प्लैनेट मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इसे बोलते हैं इनर प्लैनेट। सबसे गर्म ग्रह, हॉटेस्ट प्लैनेट, वार्मेस्ट प्लैनेट कौन है भैया? मरकरी। सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, किसको बोलते हैं भैया? वीनस को बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। और सबसे गर्म भी कौन है? शुक्र है। क्यों शुक्र गर्म है? शुक्र इसलिए गर्म है क्योंकि उसके वायुमंडल में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस मिलते हैं, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसके वायुमंडल में, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म कौन है? वीनस। होना चाहिए मरकरी को, क्योंकि सूरज के सबसे नजदीक कौन है? मरकरी, बुध। लेकिन गर्म कौन है? शुक्र। वीनस ज्यादा गर्म है, तो नोट कर लेना वीनस गर्म क्यों है? क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। IIT इंदौर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जरूरी था। IIT इंदौर ने एक नया फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है। अभी तक क्या है कि डुप्लीकेट आदमी भी बायोमेट्रिक लगा लेता था। आप अगर नहीं भी ड्यूटी करने जाना चाहते हैं, आप अगर कहीं प्रेजेंट होना नहीं चाहते, तो आप किसी और का अंगूठा किसी और को दे सकते हैं। डुप्लीकेसी चलता था कि भैया आपका अंगूठा कहीं पर छपवा दिया, वो चमकी इसमें सटा गया और जाके लगा दीजिए तो रीड कर लेगा। अब ऐसा नहीं चलेगा। साथ में कुछ लोग तो ऐसा भी करते थे कि भैया अंतिम में आदमी मर गया, जब तक उसका बाल बच्चा आएगा तब तक इसका बैंक अकाउंट हैक कर लिया जाए। मरा हुआ आदमी से अंगूठा लगवा के बैंक कर्मचारी को बुलाकर, जिंदा में तो देते नहीं पैसा, तो मरल आदमी से लगवा के सब पैसा अपने नाम करवा लिया। ऐसा भी करता है। तो अभी इंदौर IIT ने उसका उपाय ढूंढ लिया है। एक नया फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया है जो असली नकली फिंगरप्रिंट का पता लगाएगा और साथ ही फिंगरप्रिंट के माध्यम से व्यक्ति के धड़कनों को भी काउंट करेगा, धड़कन को भी जांचेगा। यानी कि लगाए, धड़कन बंद है, 0 आ रहा है तो नहीं लेगा। समझ आ रहा बात ना? यानी मरा हुआ आदमी का अंगूठा अब आप नहीं लगा सकते। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा कि अभी नया फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम किसने डेवलप किया है जिससे नकली और असली फिंगरप्रिंट साथ में धड़कनों को भी काउंट किया जा सकता है? किसने बनाया है? IIT इंदौर। और इंदौर के बारे में आप जानते हैं 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। पहला वाटर सरप्लस सिटी भी इंदौर को बनाया गया है। और कल बायो CNG प्लांट, भारत का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट भी कहां लगाया गया है? इंदौर में। कल ही प्रधानमंत्री जी ने वहां उसका उद्घाटन किया है। तो चीजों को याद रखिए, कनेक्टेड रखिए, काम हो जाएगा। तो सेशन के साथ जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ भी लीजिए। सेशन के साथ जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ते भी रहिए। एक और बात कर दूं, जयशंकर प्रसाद ने लिखा, ज्ञान दूर कुछ कृपया क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। ज्ञान और कर्म यदि मिल गया, मन कहता है कि पढ़ना चाहिए, कर्म कहता है कि ना पढ़ो। अगर दोनों मिल गया, जैसा ज्ञान वैसा कर्म, तो आपकी सफलता से कोई आपको रोक नहीं सकता। तो जयशंकर प्रसाद की किताब है कामायनी, उसमें लिखा, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो विडंबना में मत रहो, कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। इस फॉर्मूले पर काम करो, इस बार ही कर लेना है। चलो, IIT इंदौर एक नया फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक बनाया है जो क्या करेगा? नकली असली फिंगरप्रिंट तथा धड़कनों को भी काउंट करेगा। यानी मरा हुआ आदमी का आप अंगूठा आप नहीं ले सकते। बहुत बढ़िया काम है भैया, नेक काम किया इसने। अब चलिए अगला है, IIT रुड़की ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया है। अभी तक क्या था? अभी तक एप्लीकेशन क्या करता था? पूरे बिहार के मौसम के बारे में बताता था, पूरे यूपी के, पूरे देश के। एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है किसानों के लिए जो 12 किलोमीटर के दायरे में बता देगा कि हाँ इतना दूर में कैसा मौसम रहने वाला है।
एक ऐसा एप्लीकेशन बना है किसानों के लिए जो 12 किलोमीटर के एरिया में बता देगा कितना दूर में कैसा मौसम रहेगा। अभी तक क्या था, पूरे एरिया का, पूरे देश का, पूरे राज्य का मौसम पूर्वानुमान होता था, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन है जब जहां आप खड़े हैं उसके 12 किलोमीटर के दायरे में बता देगा। या फिर उसमें एक चीज और दिया गया है कि आप अपने दायरा को सीमित कर सकते हैं कि 2 किलोमीटर में मौसम कैसा रहेगा, 1 किलोमीटर में मौसम कैसा रहेगा, उस दायरा को सीमित कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन का नाम है कृषि मौसम किसान मोबाइल एप्लीकेशन। किसने बनाया है? रुड़की, उत्तराखंड में। IIT रुड़की कहाँ है भैया? उत्तराखंड में। IIT रुड़की ने बनाया है कृषि मौसम किसान मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन से की खास विशेषता है कि यह चयनित ब्लॉक में 12 किलोमीटर के दायरे में मौसम का पूर्वानुमान कर सकेगा। मतलब कि आप चुन लीजिए कि पटना के इनकम टैक्स गोलंबर, लखनऊ के कपूरथला चौराहा पर कितना जाएगा भैया, है ना, हरियाणा के जो चंडीगढ़ है उसका मॉडल टाउन में क्या होगा, इस पे दिल्ली का जो पीतमपुरा है वहां का मौसम क्या होगा। तो एक फिक्स एरिया में मौसम का पता लगाने के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है। लेकिन एप्लीकेशन ज्यादा यूजफुल किसके लिए होगा? किसान के लिए। क्यों? क्योंकि मौसम के से ज्यादा संबंध किसका रहता है? किसानों से रहता है। तो किसान कृषि मौसम किसान मोबाइल एप्लीकेशन IIT रुड़की ने डेवलप किया है। IIT रुड़की उत्तराखंड में है और रुड़की भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी था। भारत में स्थापित होने वाला पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है जी? रुड़की। और भारत में स्थापित होने वाला पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। नोट कर लीजिएगा। चलो भाई, IIT रुड़की ने किसानों के लिए काम किया है और IIT इंदौर ने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डेवलप किया है। नोट कर लो, जो दे रहा हूं ये पहली बार है। इस किसी भी चैनल पर मेरे बाद ही आएगा करंट। जो मैं करंट करा दूंगा ये अगले 2 दिन बाद सारे चैनल्स पे आएंगे। पहली बार हमारे चैनल्स पे हैं। कहने का मतलब कि जो कर रहा हूं सबसे बेहतर, सबसे मेहनत के साथ, बस आपके काम है सेशन को शेयर कर देना। तो सेशन को शेयर कर दो। अब बेहतर लग रहा है सेशन तो लाइक बटन बगल में प्रेस कर दो और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ क्योंकि PDF इसका वहीं मिलेगा। 48वां, देखो भाई बहुत महत्वपूर्ण, 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो मध्य प्रदेश में एक प्लेस है, मध्य प्रदेश में एक जगह है खजुराहो। खजुराहो में एक नृत्य महोत्सव हो रहा है 48वें नंबर का। इसमें इसका आयोजन जो किया जाएगा 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच। नोट कर लीजिए, खजुराहो 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच संपन्न होगा। और इसके आयोजन में, इस महोत्सव में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2019-20 का भी दिया गया और 20-21 का भी दिया गया। पूछा जाए कि कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। अच्छा एक चीज देख लेता हूं, अच्छा कर दूंगा। एक क्वेश्चन पीछे रह गया उसको मैं करा देता हूं, पहले इसको देख लीजिए। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा किया गया और उसमें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2019-20 के लिए दिया गया। किसको? सुनैना हजारीलाल। नोट कर लीजिए, ये आज के न्यूज़पेपर से करंट है भैया। आज का न्यूज़पेपर जलता हुआ तपता हुआ करंट अफेयर लाया हूं। कालिदास सम्मान, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2019-20 के लिए सुनैना हजारीलाल को मिला है और 2020-21 के लिए किसको दिया गया भैया? शांता BC धनंजय। शांता BC धनंजय 2020-21 के लिए कालिदास सम्मान। पिछले वाला भी पेंडिंग था तो इसी बार दे दिया गया क्योंकि कोरोना काल में बहुत कुछ पेंडिंग है। कोरोना में तो 2019-20 के लिए सुनैना हजारीलाल को अवार्ड मिला है। अब 20-21 के लिए किसको मिला है? शांता BC धनंजय। BPSC का कोई ठिकाना नहीं, ये कब का अवार्ड पूछ लेगा। तो 2019-20 के लिए मिला है सुनैना हजारीलाल और एक 20-21 के लिए मिला है किसको? शांता BC धनंजय को। और ये 48वां खजुराहो महोत्सव 20 से 26 फरवरी के बीच चलेगा। यदि बात करते हो खजुराहो की तो खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर है। नोट कर लीजिए, खजुराहो में कंदरिया महादेव। नोट कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, कंदरिया महादेव का मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है कंदरिया महादेव का मंदिर कहां है? खजुराहो में। खजुराहो के निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। चंदेल वंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कंदरिया महादेव
कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कितने से कितने के बीच हुआ? 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच, अभी चल ही रहा है, आज से शुरू हुआ है, आज से प्रारंभ हुआ है। और निर्णय लिया गया 19-20 का कालिदास सम्मान सुनैना हजारीलाल और 20-21 का शांता बीसी धनंजय को दिया जाएगा। चलो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो, कोई बात नहीं, पीछे एक छूट गया, देख लेता हूं। चलिए, अच्छा इसी में है, अच्छा हाँ इसी में है, देख लेता हूं। अभी उत्तर प्रदेश के विधान पार्षद, उत्तर प्रदेश में विधान पार्षद रहे पूर्व मंत्री जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, इनका संबंध समाजवादी पार्टी से था। इनका नाम है अहमद हसन। ये अहमद हसन साहब है, इनका निधन हो गया है, नोट कर लीजिए। अहमद हसन जो उत्तर प्रदेश विधान पार्षद, उत्तर प्रदेश राज्य में विधान पार्षद यानी MLC रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी में मंत्री, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे, MLC रहे। अहमद हसन का निधन हो गया है, नोट कर लीजिए। एक वरिष्ठ नेता, वयोवृद्ध नेता अहमद हसन का डेथ हो चुका है भैया, आज ही इनका, कल रात में ही निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश के विधान पार्षद और मंत्री रह चुके, इनका संबंध समाजवादी पार्टी से है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट लोग, इसी में अगला भी है। नेक्स्ट आते हैं वन अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन अनुसंधान संस्थान ने चीड़ एक पेड़ का नाम है, चीड़ एक वृक्ष का नाम है, उसको पिरूल भी कहते हैं। चीड़ का दूसरा नाम क्या है? पिरूल। उसके पत्तों से, पैसा नहीं, रेशा, गलती से टाइप हो गया है, रेशा, उसके पत्तों से रेशा निकालने के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित किया है। किसने? वन अनुसंधान संस्थान ने चीड़ के पेड़ से, यानी पेरूल, एक ही बात है, चीड़ बोलो या पेरूल बोलो, इसके पेड़ से रेशा प्राप्त करने के लिए, रेशा, फाइबर, रेशा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फाइबर। इसके पत्तों से फाइबर निकालने के लिए किफायती और पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित किया है। इस तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। चीड़ के पत्तों से फाइबर निकालने के लिए वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या किया गया है? एक नया तकनीक डेवलप किया गया है जो काफी किफायती, कम खर्चा वाला है और पर्यावरण के अनुकूल भी है, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। उसको यूज करने वाला, उस तकनीक को यूज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। और बता दें, चीड़ जो वृक्ष है, चीड़ जो पेड़ है, वो हिमालय में पाया जाने वाला एक पेड़ है। देखो सामने चीड़ के वृक्ष का मैंने चित्र दे दिया है। इसके पत्तों से रेशा निकालने का तकनीक विकसित किया है वन अनुसंधान संस्थान। और चीड़ लिख लो, हिमालय में पाया जाने वाला एक शीतोष्ण वनस्पति है। चीड़ हिमालय में पाया जाने वाला एक टेम्परेट वेजिटेशन है, शीतोष्ण वनस्पति है, नोट कर लीजिए। आगे आइए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और शिमला से अगला करंट हिमाचल प्रदेश से भी है। अभी क्या हुआ? वन अनुसंधान संस्थान ने जो पिरूल के पत्तों से, चीड़ के पत्तों से रेशा निकालने का तकनीक डेवलप किया, उसका यूज कौन करेगा? हिमाचल। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत बांग्लादेश, हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारत बांग्लादेश फेडरेशन डायलॉग, भारत बांग्लादेश फेडरेशन डायलॉग का आयोजन कहां किया गया? शिमला में किया गया, जहां बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री मोहम्मद शहरयार ने रोहिंग्या शरणार्थी को बांग्लादेश के साथ साथ भारत के लिए भी क्या बनाया है? चुनौती बताया, चैलेंजिंग। आप सुने होंगे कुछ दिन पहले म्यांमार से कुछ मुस्लिम शरणार्थी भारत आए थे जिनका नाम था रोहिंग्या। सुने थे आप? 40 लाख रोहिंग्या भारत आ गए थे। भारत की सरकार ने कहा कि अपने ही जनसंख्या इतना ज्यादा है, हम कहां से उनको रख पाएंगे भाई। एक बार कौन से पूछ लिया होता तो यूएनओ क्या बोला कि मानवता के नाते शरण दे दीजिए। हम मानवता के नाते शरण देने का मतलब कि हम ही भूखे मर जाएं, मानवता के नाते शरण देने का मतलब हम भूखे मर जाएं। और जो आए थे उनका रिकॉर्ड भी तो ठीक नहीं था। रोहिंग्या शरणार्थी में से कई का संबंध आतंकवादी से देखा गया, कई उसी में से एक आतंकवादी हो, देश में बसा दिया तो जहां तहां बम विस्फोट करता चले तो कैसे काम चलेगा? मेरे भाई, एक तो भोजन नहीं, ऐसे खाने को लाले पड़े हैं। भूख सूचकांक में इंडिया का रैंक काफी नीचे चल रहा है और उल्टा उन 40 लाख को कहां बसाएंगे? यूएन ने प्रेशर कर रहा है, किसी तरह बहुत दिल के साफ हैं, रख लीजिए जी, अपने आदमी है, कहां भगाइएगा बेचारा को। लेकिन अभी देखो हम पर तो हमारे देश पे तो आरोप लगता है
कि मैं इस धर्म का विरोधी हूं, मैं उस धर्म का विरोधी हूं। अरे बांग्लादेश तो मुस्लिम कंट्री है, हालांकि सेकुलर कंट्री है वो भी, लेकिन ज्यादा वहां मुसलमान हैं। और वहीं के विदेश मंत्री मोहम्मद शहरयार ने क्या बताया है कि चैलेंज सिर्फ रोहिंग्या सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए भी चैलेंज है, इसलिए इनके लिए कुछ उपाय करना जरूरी है। क्या उपाय करिएगा देखिए, लेकिन इनका जल्दी उपाय करिए ना तो चैलेंजिंग है। कहां बोले ये बात? तो भारत बांग्लादेश फेडरेशन डायलॉग का मीटिंग कहां हुआ? शिमला में। इस शिमला में उन्होंने ये बात कही है। और शिमला में क्या बताया अभी आपको? कुफरी है, जहां सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नोट कर लीजिए। और एक व्यक्ति है इतिहास में एओ ह्यूम, एक व्यक्ति है इतिहास में एओ ह्यूम, जिन्हें शिमला का सन्यासी कहा जाता है। शिमला का सन्यासी, शिमला का सन्यासी यानी हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसको बोलते हैं भैया? एओ ह्यूम को। ये कांग्रेस के संस्थापक भी माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के संस्थापक। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन माने जाते हैं भैया? एओ ह्यूम, फाउंडर ऑफ कांग्रेस। एओ ह्यूम शिमला के सन्यासी एओ ह्यूम को कहते हैं। जब बात चली है इतिहास की तो दूर तक जानी चाहिए। लॉर्ड डलहौजी, देखो मेरे भाई, लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के काल में शिमला को गर्मी का राजधानी बनाया गया था, नोट कर लो। तो रोहिंग्या शरणार्थी को बांग्लादेश ने भी बोला है चैलेंज। और ये जो डायलॉग है बांग्लादेश भारत फेडरेशन डायलॉग, इसके डायरेक्टर है आलोक बंसल। आलोक बंसल क्या है भैया? भारत बांग्लादेश फेडरेशन डायलॉग के डायरेक्टर कौन है? आलोक बंसल। नाम नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, लगातार सेशन से जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि चीजें वायरल हो जाएं। हमारे चैनल का उपयोग हर लोग करें, क्योंकि मैं बेहतर करंट ला रहा हूं। मेरे चैनल को आप क्यों देखें? यहां पर मिशन 50 से आप क्यों जुड़े? क्योंकि हमारे यहां टॉपर्स की भीड़ आती है। हमारे यहाँ फेल्यूर टीचर नहीं पढ़ाते, हमारे वो टीचर होते हैं जो सफलता ले चुके हैं, खास करके मैक्सिमम लोग वही होते हैं। लगातार अभी कुछ दिन पहले 10th रैंक बीपीएससी 10th रैंक आए थे अभी भारत यहाँ पर मिशन 50 में। क्या नाम था उनका? अंकित कुमार जी आए थे और आपको अपना बहुमूल्य समय दिए। स्वयं जो हम सभी के मोटिवेटर हैं रंजीत सर, वो भी आते रहते हैं समय समय पर। तो इतना बढ़िया अमृत पान आपके लिए कराता रहता हूं मैं। तो लगातार सेशन से जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो। सेशन बेहतर लग रहा है तो लाइक कर दो। और कभी हताश मत होना, बनना है तो बाज बनो जो समस्याओं के पार जाकर उड़ता है, बादलों के पार जाकर इतनी ताकत लगाओ कि किसी बादल की औकात नहीं हो कि आपको रोक सके। तो चलो मेरे भाई नेक्स्ट आते हैं, अगला। अच्छा एक सेकेंड, देखो भाई अगला है विश्व रैंकिंग महिला लॉन प्रतियोगिता। विश्व रैंकिंग महिला लॉन टेनिस प्रतियोगिता डबल्स में। डबल्स मतलब दो खिलाड़ी साथ में खेलते, इधर से और दो उधर से। डबल्स में भारत के श्रीवल्ली रश्मिका और हुमैरा बहरमास, थाईलैंड के पी कोपिटुकरेड और रूस के एन्ना उरुके की जोड़ी को पराजित किया है। उप विजेता कौन है? थाईलैंड के पी कोपिटुकरेड और एन्ना उरुके रूस के हैं। इनकी जोड़ी को भारतीय जोड़ी श्रीवल्ली रश्मिका और हुमैरा बहरमास की जोड़ी ने क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है। विश्व रैंकिंग महिला लॉन टेनिस प्रतियोगिता के डबल्स में भारत के श्रीवल्ली रश्मिका, यही नाम याद रखिए, और हुमैरा बहरमास, ये इन्होंने क्या किया है? डबल्स में जीत हासिल की है। किसको हराकर? पी कोपिटुकरेड और रूस के एन्ना उरुके को हराकर। नोट कर लीजिए बस श्रीवल्ली रश्मिका, ये ध्यान जरूर रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि श्रीवल्ली रश्मिका इनका संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस। ऐसे भी पूछ सकता है श्रीवल्ली रश्मिका का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। हुमैरा बहरमास का संबंध किससे है? लॉन टेनिस। सानिया मिर्जा का संबंध किसने है? तो लॉन टेनिस। सानिया मिर्जा का संबंध किसने है भैया? लॉन टेनिस। महेश भूपति का संबंध किससे है भैया? लॉन टेनिस। ये सभी लॉन टेनिस वाले लोग हैं भारत में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर। हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह में, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मोदी जी भी आ गए हैं, नरेंद्र मोदी साहब भी अभी यहां पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में पंचकर्म महोत्सव हो रहा है।
पंचकर्म महोत्सव कल का न्यूज है, कल ही मोदी जी वहां पहुंचे हैं। तो पंचकर्म महोत्सव हो रहा है कहां? मध्य प्रदेश का जिला दमोह में आयोजन किया गया है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी गए हैं और केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री कौन? कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल उसमें हिस्सा लिए हैं। कौन कौन गए हैं? पंचकर्म महोत्सव में कौन कौन गए हैं मेरे भाई? इसमें हिस्सा लिए हैं प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला कोटा से सांसद है, नोट कर लीजिएगा। ओम बिरला कहां से सांसद हैं? कोटा से सांसद है, राजस्थान के कोटा से एमपी हैं। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री मोदी और कपड़ा उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, ये तीनों भी पंचकर्म महोत्सव में हिस्सा लेने गए हैं, जहां मोदी जी ने आह्वान किया है कि आचार्य विद्यासागर के विचारों पर काम करने का आह्वान किया है। दुनिया भारत के लोगों से आह्वान किया है कि जो पंचकर्म महोत्सव किनको लेकर हो रहा है? आचार्य विद्यासागर। विद्यासागर के जो विचार है उसको भारत में फैलाया जाए। वैसे भी मोदी जी जहां जाते हैं ना, उसी के विचार फैलाने की बात करते हैं, जहां जाते हैं उसकी बात वो करते हैं, इसलिए तो बड़े नेता है। तो भैया अभी 3 बातें सीख लिए। स्पीकर कौन है? ओम बिरला। कहां से सांसद हैं? तो भैया कोटा से। और पीयूष गोयल क्या है? कपड़ा वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है भैया? पीयूष गोयल। कहां गए लोग? पंचकर्म महोत्सव में। कहां गए? दमोह, मध्य प्रदेश के दमोह गए, जहां विद्यासागर के विचारों को प्रसार करने का आह्वान मोदी जी ने किया। देखो सामने ये पंचकर्म महोत्सव का चित्र है। अगला करंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट करंट है कैरियर काउंसलिंग को लेकर। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, इसका नाम दिया गया है परामर्श 2022। इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर में किया गया है। राजस्थान के बीकानेर, नोट कर लीजिए, राजस्थान के बीकानेर में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का आयोजन किया गया है बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर, नोट कर लीजिए। राजस्थान के सीएम कौन है भैया वर्तमान में? तो अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। नोट कर लीजिए। राजस्थान की राजधानी कहां है? जयपुर। जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। जयपुर को पिंक सिटी, गुलाबी नगर बोलते हैं। जयपुर में क्या है? जंतर मंतर। जयपुर में क्या है? हवा महल। जयपुर में क्या है? आमेर का किला। और बीकानेर में परामर्श 2022 कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार की तरफ से परामर्श 2022 का आयोजन बीकानेर में। एक बात और जान जाइए, राजस्थान में ही अजमेर है। राजस्थान में ही अजमेर है, जहां पुष्कर मेला लगता है। पुष्कर मेला अजमेर। लेकिन सुन लो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सबको नहीं पता, पुष्कर महोत्सव पूछे तो जम्मू कश्मीर में। पुष्कर महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। अब पुष्कर मेला तो ये अजमेर में। पुष्कर मेला पूछे तो अजमेर, अब पुष्कर महोत्सव पूछे तो जम्मू कश्मीर। और अजमेर में और क्या है मेरे भाई? अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, उनका दरगाह कहां है भाई? तो अजमेर में। सलीम चिश्ती का दरगाह कहां है? तो फतेहपुर सिकरी में। और निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां है? तो दिल्ली में। ये सारी बातें आप नोट कर लीजिए जो राजस्थान से जुड़ी हैं। तो बीकानेर में कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप भारत सरकार के द्वारा परामर्श 2022 का आयोजन बीकानेर में किया गया है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, अगले करंट अफेयर को देखते हैं हम लोग। अगला करंट अफेयर है, एक सेकेंड, अगला करंट अफेयर है 15वां ESPN। बहुत इंपॉर्टेंट, ये काम आएगा पूरे साल। एक करंट आपको ये ध्यान से देखिएगा। ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2021 का घोषणा हुआ है। 15वां ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2022। इसमें सर्वश्रेष्ठ बैटिंग ऑफ द ईयर, बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग, यहां टेस्ट लगा लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? ऋषभ पंत को। टेस्ट यहां जोड़ देते हैं। सर्वश्रेष्ठ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेस्ट बैटिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड ऋषभ पंत को दिया गया है। कैप्टन, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड ये केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को टेस्ट कैप्टन, टेस्ट मैच का बेस्ट कैप्टन, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर का अवार्ड केन विलियमसन। और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर का अवार्ड
ये दिया गया काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। टेस्ट गेंदबाज ऑफ द ईयर, टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर, बेस्ट टेस्ट बॉलर, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बॉलर का अवार्ड किसको मिला है? काइल जेमिसन को। और बेस्ट टेस्ट कैप्टन का अवार्ड किसको मिला है? केन विलियमसन को। और टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ऋषभ पंत को। टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ईयर ऋषभ पंत, टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर काइल जेमिसन न्यूजीलैंड, और बेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर, टेस्ट कैप्टन, टेस्ट कप्तान पूरे साल का बेस्ट तो केन विलियमसन। केन विलियमसन भी न्यूजीलैंड के, काइल जेमिसन भी न्यूजीलैंड के, और ऋषभ पंत भारत की तरफ से बेस्ट टेस्ट क्रिकेट में ध्यान रखिएगा तो किसके द्वारा दिया गया है? ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड के तहत टेस्ट बॉलर, बेस्ट टेस्ट बॉलर काइल जेमिसन, बेस्ट टेस्ट बैट्समैन बोलिए ऋषभ पंत, और बेस्ट कैप्टन का अवार्ड केन विलियमसन को मिला है। नोट कर लीजिए। आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं। अगला करंट अफेयर है भाई सौभाग्य योजना से। सौभाग्य योजना मोदी जी ने चलाया था। सौभाग्य, आपका सौभाग्य तब जागेगा जब आपके घरों में बिजली आएगी, रोशनी आएगी। घर घर बिजली को पहुंचाने के लिए हर घर बिजली योजना, सौभाग्य योजना का दूसरा नाम क्या है? हर घर बिजली योजना। सौभाग्य योजना का नाम है हर घर बिजली योजना। बिजली योजना, इसी को हम लोग सौभाग्य कहते हैं। इसी योजना को क्या बोलते हैं? सौभाग्य। इसके तहत 2019 तक ही भारत के हर घर में बिजली पहुंचना था। 2019 तक बहुत कुछ होना था। 2022 में किसानों की आय भी दुगनी होनी थी। 2 करोड़ मकान बनना था, बहुत कुछ होना था, पर पता नहीं कितना हुआ, मुझे नहीं पता। तो भैया सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने के लिए मोदी जी ने क्या किया? 2019 तक का टारगेट लिया कि घर घर में रोशनी पहुंचाएंगे। और इसी योजना के माध्यम से, इसी योजना के तहत सबसे ज्यादा सोलर आधारित मतलब सोलर एनर्जी, सूर्य के ऊर्जा से चलने वाला बिजली के आधार पर सबसे अधिक विद्युतीकृत घरों की संख्या राजस्थान में है। नोट कर लीजिए। अभी सौभाग्य योजना के तहत सूर्य के प्रकाश से, सोलर एनर्जी से बिजली पहुंचाने में प्रथम स्थान किसको मिला है? क्वेश्चन आ जाएगा। सोलर एनर्जी के माध्यम से सबसे ज्यादा घरों तक बिजली पहुंचाने का जो टारगेट था, टॉप कौन किया है? राजस्थान। सेकेंड रैंक कौन किसका आया है? छत्तीसगढ़। और थर्ड रैंक पे कौन है? उत्तर प्रदेश। हमारा बेस्ट प्रदेश उत्तर प्रदेश। आजकल चुनाव चल रहा है, और अगर आपको कभी मन न लगे, कभी लगे कि जीवन में बोरिंग फील हो रहा है, तो आप उत्तर प्रदेश में नेताओं का भाषण सुन लीजिए। जो नेता भाषण कर रहे हैं उनकी भाषण सुन के भी आपको कॉमेडी का फीलिंग आएगा। नेता पूरे कॉमेडियन बन जाते हैं चुनाव के समय। तो भैया हर घर बिजली योजना, सौभाग्य योजना का दूसरा नाम हर घर बिजली योजना। उसके तहत सोलर एनर्जी से सबसे अधिक बिजली देने वाला राज्य कौन है? राजस्थान। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान है। नोट कर लीजिए सौभाग्य योजना, नोट कर लीजिए भैया। आगे आते हैं, नेक्स्ट आओ, अगले करंट पर हम लोग आते हैं। नागरिक क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट, इजराइल हमेशा चर्चा में रहता है। अपने टेक्नोलॉजी को लेकर इजराइल हमेशा चर्चा। नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ान को अनुमति देने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। नागरिक क्षेत्र में यानी सिविलियन एरिया में, शहर के अंदर, गांव के अंदर ड्रोन उड़ाने का परमिशन देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इजराइल। और इजराइल की राजधानी कहां है मेरे भाई? यरूशलेम। इजराइल का कैपिटल कहां है? तो यरूशलेम। और इजराइल के पश्चिम में है वेस्ट बैंक। इजराइल के वेस्ट में है वेस्ट बैंक, जिसे फिलिस्तीन के नाम से भी हम जानते हैं। इजराइल के पश्चिम में है वेस्ट बैंक, जिसे हम लोग फिलिस्तीन के नाम से भी जानते हैं। इजराइल के उत्तर में, इजराइल के उत्तर की बात करें यदि आप, इजराइल के उत्तर की बात करें यदि आप, तो इजराइल के उत्तर में, इजराइल के नॉर्थ में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गोलन हाइट। गोलन हाइट ये भी कहाँ है भैया? इजराइल में। यहीं पर गाजा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है। देखो इसी को फिलिस्तीन कहते हैं। वेस्ट बैंक है, इसी को फिलिस्तीन के नाम से भी जानते हैं। फिलिस्तीन जो है ये यहीं पर है। जो इजराइल का वेस्ट बैंक है उसी को फिलिस्तीन कहते हैं। यहाँ पर गाजा पट्टी है, और यहीं पर यरूशलेम है जो इजराइल की क्या है? कैपिटल है, राजधानी। इजराइल का मेन शहर है तेल अवीव। उसका नाम क्या है भैया? तेल अवीव। और सुन लीजिए यहाँ पर गोलन हाइट है, यहाँ पर गोलन हाइट
इजराइल और सीरिया के बीच में क्या है? गोलन हाइट। इजराइल का पश्चिमी किनारा वेस्ट बैंक, इजराइल का पूर्वी किनारा गाजा पट्टी, इसका बाउंड्री टच करता है भूमध्य सागर से। इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने क्या किया है? नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की इजाजत दे दी है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, 16वां फीफा फुटबॉल, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट, 16वां फीफा फुटबॉल क्लब विश्व कप 2021 किसने जीता है? इंग्लिश क्लब की चेल्सी टीम। चेल्सी इंग्लिश के यानी अंग्रेजों की यानी ब्रिटिश एक फुटबॉल टीम है जिसका नाम है चेल्सी। चेल्सी टीम ने जीता है 16वां फीफा फुटबॉल क्लब विश्व कप 2021। किसने जीता? इंग्लिश यानी अंग्रेज यानी ब्रिटेन की एक क्लब है चेल्सी क्लब, उसने जीता है फीफा फुटबॉल क्लब विश्व कप। क्लब विश्व कप किसने जीता है? चेल्सी क्लब ने जीता है जो ब्रिटेन का क्लब है। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में किया गया था। इसका आयोजन कहां किया गया था? मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहां है भैया? तो अबू धाबी। इसकी राजधानी कहां है भैया? अबू धाबी। और याद होगा 2 दिन पहले बताया है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है यूएई के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अभी भारत का यूएई के साथ हुआ है। और एक चीज और मैंने बताया था कि यूएई और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ था जिसको अब्राहम समझौता के नाम से भी जाना जाता था। तो यूएई ने अभी भारत के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है और यूएई इजराइल से एक समझौता किया जिसे अब्राहम समझौता के नाम से जानते हैं। तो फुटबॉल क्लब विश्व कप कहां आयोजित किया गया? यूएई में हुआ, मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में। और यूएई की राजधानी कहां है? अबू धाबी। यूएई में ही है भैया दुबई, जहां आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? दुबई। यूएई में ही है शारजाह, यूएई में ही शारजाह, यहां भी क्रिकेट मैच होता है। मैच फिक्सिंग पहली बार जब भारत के लोग मैच फिक्सिंग कर दिए थे जिसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम आया था, जडेजा का नाम आया था, मनोज प्रभाकर का नाम आया था, ये सभी लोग जब पहली बार मैच फिक्सिंग हुआ था वो मैं दाऊद इब्राहिम खुदे मैच देख रहा था और कर दिया मैच को फिक्स बैठे बैठे स्टेडियम में। तो भैया ये शारजाह, वही शारजाह जो क्या हुआ था क्रिकेट के इतिहास का काला धब्बा, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाके सर्च करो शारजाह प्रकरण क्या है। तो शारजाह, दुबई और अबू धाबी ये तीनों कहां है भैया? संयुक्त अरब अमीरात में। और ये गेम कहां हुआ है? मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में। कौन जीता? चेल्सी क्लब ने जीता। तो चलो हम लोग आगे आते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर को देखते हैं। अगला करंट अफेयर है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, असम से। असम लगातार कुछ बेहतर कर रहा है। अभी आपने सुना है कि भारत रत्न के जैसा अभी असम में एक अवार्ड शुरू किया गया, असम रत्न अवार्ड। जैसे भारत रत्न है ना, सबसे बड़ा भारत का नागरिक सम्मान भारत रत्न, उसी के जैसा एक असम रत्न सम्मान शुरू किया गया है। और ये पहला अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है। पहला असम रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है, ये नोट कर लेना। तो प्रोजेक्ट आरोहण और प्रोजेक्ट सद्भावना, इन दोनों की शुरुआत किसने किया है भैया? असम सरकार। असम सरकार ने प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है और प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट आरोहण किस लिए मेरे भाई? नोट कर लो, परीक्षा में आएगा कि असम सरकार के द्वारा प्रारंभ प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कौशल विकास। और प्रोजेक्ट सद्भावना का संबंध सचिवालय में पेंडिंग फाइलों को 1 वर्ष के भीतर निपटाना है। सचिवालय, जितने भी मंत्री जी हैं वो कहां बैठते हैं? सचिवालय। मुख्यमंत्री जी कहां बैठेंगे? सचिवालय में। देश का विकास कहां से होगा? राज्य का विकास कहां से होगा? सचिवालय से। तो असम सरकार ने बहुत बेहतरीन निर्णय किया है, 1 साल के अंदर सारे पेंडिंग फाइलों को क्या कर देंगे? निपटा लेंगे। ये असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अभी घोषणा की है कि भैया प्रोजेक्ट सद्भावना के तहत सारे पेंडिंग फाइल को 1 साल के अंदर निपटाएंगे। अब प्रोजेक्ट आरोहण से क्या करेंगे? कौशल विकास करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। और अभी असम रत्न पुरस्कार, भारत रत्न के तर्ज पर असम रत्न पुरस्कार अनाउंस करने वाला भारत का पहला राज्य, अपना नागरिक सम्मान घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य असम है। असम की राजधानी अगर बात करो तो असम की राजधानी है दिसपुर। और नोट कर लो, असम में ही पहली बार पेट्रोलियम निकाला गया था। भारत का पहला पेट्रोलियम कहां से निकाला गया था? असम के डिगबोई। नोट कर लो, असम के डिगबोई
असम के डिगबोई से पहली बार, इंडिया में पहली बार पेट्रोल कहां से निकला? तो डिगबोई से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहां है, तो बॉम्बे है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पूछे तो बॉम्बे है। लेकिन पूछा जाए पहली बार पेट्रोल कहां से निकाला गया, तो डिगबोई, असम के डिगबोई से। असम के डिगबोई से। असम में ही क्या है भैया? नुमालीगढ़ है। नुमालीगढ़ जो क्या है भैया? नुमालीगढ़ में ऑयल रिफाइनरी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब बिहार में कहां है? बरौनी। बिहार में कहां है जी? बरौनी। यूपी में कहां है? मथुरा। याद रखिएगा, ऑयल रिफाइनरी। अब पहली बार पेट्रोल डिगबोई से निकाला गया। और असम में गुवाहाटी के पास एक माता का मंदिर है, कांवरू कामाख्या। कांवरू कामाख्या मंदिर भी कहां है? असम में गुवाहाटी के पास। नोट कर लेना। तो भैया प्रोजेक्ट आरोहण और प्रोजेक्ट सद्भावना असम सरकार ने चलाया है। चलो नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, इसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूएनडीपी। इसके अवर महासचिव और प्रशासक ऊषा राज को बनाया गया है। नोट कर लीजिए, यूएनडीपी के अवर महासचिव और प्रशासक यानी कि जनरल सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर किसे बनाया गया है? ऊषा राज को बनाया गया है। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। नोट कर लो, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, स्थापना 1965। कैसा लग रहा है सेशन? एक बार कमेंट जल्दी से, सभी लोग जितने जुड़े हैं सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, ताकि मुझे पता चले कि मैं सेशन कैसा करा रहा हूं। आपके लिए जो मैं बोल रहा हूं ये बेहतर है कि नहीं, कमेंट करके बता दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। भैया 1965 में यूएनडीपी की स्थापना हुआ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अभी ऊषा राज को क्या बनाया गया है? यूएनडीपी का अवर महासचिव और प्रशासक बनाया गया है। एक बात और जान जाओ, यूएनडीपी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, यूएनडीपी, इसको नोट करो, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी। और मेरे भाई यहां सुन लो, यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास सूचकांक। और सुन लो, पहली बार मानव विकास सूचकांक कौन जारी किया था? पहली बार HDI यानी मानव विकास सूचकांक का विकास पाकिस्तान के अर्थशास्त्री का विकास कौन किया था? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब उल हक। नोट कर लीजिए, पहली बार मानव विकास सूचकांक किसने निकाला था? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब उल हक। प्रोफेसर महबूब उल हक ने पहली बार मानव विकास सूचकांक निकाला था। और अब किसके द्वारा निकाला जाता है मेरे भाई? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा अब निकाला जाता है। पहली बार किसने निकाला? महबूब उल हक। कहां के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के। तो महबूब उल हक को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फादर, मानव विकास सूचकांक का पिता कहा जाता है। नोट कर लीजिए। और एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, इसको तो जरूर नोट कर लो, परीक्षा में हमेशा आता है भाई। मानव विकास सूचकांक जो निकाला जाता है वो 3 बेस पे निकाला जाता है। पहला, नोट कर लो, पर कैपिटा इनकम, दूसरा लिटरेसी रेट और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसी को एवरेज एज भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक 3 आधार पर निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय, नोट कर लीजिए, साक्षरता और तीसरा जीवन प्रत्याशा, इसी को बोलते हैं एवरेज एज यानी औसत आयु। नोट कर लीजिए, 3 बेस पे निकाला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितने बेस पे निकलता है? 3 बेस पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर और तीसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा यानी औसत आयु के आधार पर निकलता है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहली बार किसने निकाला? प्रोफेसर महबूब उल हक ने निकाला, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। नोट कर लीजिए। और 1965 में यूएनडीपी की स्थापना, हेडक्वार्टर कहां है मेरे भाई? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट आइए, अगले करंट अफेयर के लोग हम लोग आते हैं।
नेक्स्ट करंट अफेयर है 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। बहुत बेहतरीन करंट आज लाया हूं। आज का करंट अफेयर रियल में मैं प्लैटिनम कहो गोल्ड कहो सबसे अनमोल करंट अफेयर है। संडे स्पेशल करंट अफेयर है भाई, इससे बेहतर कुछ नहीं और कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस क्या होता है भैया? सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड कब जारी किया गया था पहली बार? 2015 को। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से। लिख लो, नोट कर लो। उस समय मंत्री कौन थे? राधा मोहन सिंह। बिहार में मोतिहारी के सांसद राधा मोहन बाबू, जो उस समय कृषि मंत्री थे तत्कालीन, उनके द्वारा राजस्थान से शुरू किया गया था मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। लिख लो परीक्षा के लिए। जब तक मोदी जी रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेगा। पता नहीं कांग्रेस समय क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भैया मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को किया गया था। और उसी साल से 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस यानी सॉइल हेल्थ कार्ड डे कब मनाते हैं? 19 फरवरी को मनाते हैं। 2015 में इसकी शुरुआत उस समय के कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने इसकी शुरुआत राजस्थान से की थी। और ये जो कार्ड है हर एक किसानों को बनता है। कितने साल पर? इस कार्ड को कितने साल पर रिन्यू करवाया जाता है? 2 साल पर। यानी 2 साल के लिए कार्ड जारी होता है। और उस कार्ड में रहता क्या है? उस कार्ड में आपका जो जमीन है वो कितना फर्टाइल है, उसमें कौन सा खाद आएगा, उसमें कौन सी फसल उगेगा, कितना पानी चाहिए, वो कार्ड में लिखा रहता है। उस कार्ड में लिखा रहता है जमीन इतना फर्टाइल है, इतना अनफर्टाइल है, इसमें इतना खाद लगेगा, इसमें इतना पानी लगेगा, इसमें ये बीज आएगा। इसी को बोलते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड। ये जारी होता है 2-2 साल पर। हर एक 2 साल पर किसानों के द्वारा किसानों को सरकार देती है जमीन को चेक करके, मिट्टी को चेक करके। कितना बढ़िया कार्ड है। पहले हमको पता ही नहीं है। जमीन है चावल उगाने वाला तो बो रहे हैं खेसारी, बो रहे हैं मसूरी, बो रहे हैं चना, बो रहे हैं मक्का। है जमीन किसका? चावल का। पता नहीं किसमें कौन सी फसल होगा। अब तो बढ़िया हो गया ना जी, मिट्टी चेक करेगी सरकार, अब बता देगी इसमें ही फसल बोइएगा, इतने खाद डालिएगा, इतना पानी डालिएगा। ये सब इस कार्ड में मेंशन है। बहुत बेहतरीन काम किया गया। भारत में मिट्टी के अनुसार कैसे उसका यूज हो, कैसे वहां फसल का उत्पादन हो, ताकि बेहतर से बेहतर उत्पादन सुनिश्चित हो सके और किसानों की आय दुगनी हो सके, उसके लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया 2015 में 19 फरवरी को। इसलिए हर साल 19 फरवरी को मनाते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। और 2 साल पे कार्ड रिन्यू होता है। और क्या बताया, इसकी शुरुआत राधा मोहन सिंह जो उस समय के कृषि मंत्री थे उनके द्वारा किया गया था। कहां से? राजस्थान से। नोट कर लीजिएगा। चलो आगे आओ। और क्या है भैया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को। और मैंने बताया था पहले 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस बताया था ना। 2 फरवरी को, साथ में और कुछ डे है इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। और 14 फरवरी को मिर्गी दिवस और वैलेंटाइन डे। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन मिर्गी आ जाएगा आपको। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाओ, है ना। यदि ज्यादा खर्चा कर दिए तो शाम होते होते क्या हो जाओगे? मिर्गी में आ जाओगे। इसलिए याद रहेगा 14 फरवरी को वर्ल्ड इक्लिप्सी डे और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। नोट कर लो। बेहतर सेशन आपके लिए चल रहा है, इससे बेहतर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए इस अमृत का पान करते रहो और लगातार सेशन को शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होगा? ऐसे बच्चों तक जो गलत चैनल को एडप्ट कर चुके हैं, उस चैनल को छोड़कर इस चैनल पे आ सकें। क्योंकि हम जो करवा रहे हैं पीसीएस स्पेशल, बीपीएससी 67 एंड सीडीपीओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का पेपर होने वाला 5 जून को और उत्तराखंड पीसीएस 3 अप्रैल को। मेरा टारगेट वो सारे एग्जाम्स हैं। तो लगातार जुड़े रहो सेशन के साथ और प्यार बनाए रखो। हम भी आपके साथ मेहनत के साथ जुड़े रहेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वां विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया। 9वां विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया है। विदेश कार्यालय जो विदेश में, भारत ऑस्ट्रेलिया का भारत में जो कार्यालय है और भारत का जो ऑस्ट्रेलिया में कार्यालय है, उनका क्या किया जाता है? वो आपस में क्या किया भैया? एक परामर्श सेशन का आयोजन करते हैं।
परामर्श सेशन मतलब कि कैसा चल रहा है इसकी जानकारी के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत एक दूसरे से मिलते हैं और अपने कार्यालयों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। किस नंबर का है? 9वें नंबर का है। उसका हाल ही में आयोजन किया गया, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं अगला करंट अफेयर। श्रीकांत नादमुनि एक व्यक्ति है, श्रीकांत नादमुनि, इन्हें एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। नोट कर लीजिए, एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक। आपको पता है ना स्टूडेंट्स, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक, भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहल सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक एचडीएफसी। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिएगा। तो एचडीएफसी बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक श्रीकांत नादमुनि को बनाया गया है। और इसके सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी के सीईओ कौन है भैया? एचडीएफसी के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में। एचडीएफसी का मुख्यालय, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। एचडीएफसी की स्थापना 1994 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके सीईओ हैं शशिधर जगदीशन और गैर कार्यकारी निदेशक बनाया गया है नादमुनि। श्रीकांत नादमुनि को इसके गैर कार्यकारी निदेशक हाल ही में बनाया गया है। सीईओ शशिधर जगदीशन। हेडक्वार्टर एचडीएफसी का मुंबई, स्थापना 1994 में। और भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई और भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां श्रीकांत नादमुनि का मैंने चित्र दे दिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है भैया, इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है, उसके वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस के बहुत बड़े पत्रकार हैं जिनका नाम है रवीश तिवारी। रवीश तिवारी एक वरिष्ठ पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख। रवीश तिवारी का बहुत कम उम्र, मात्र 40 साल में, 40 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया। कल ही इनका निधन हुआ रवीश तिवारी का। ये इंडियन एक्सप्रेस के नेशनल ब्यूरो चीफ थे। नेशनल ब्यूरो चीफ थे रवीश तिवारी, जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आइए, अगले करंट अफेयर को बढ़ते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया चैंपियन से मिलो। एक्चुअली मोदी जी जब से आए हैं ना, तब से उनका एक टारगेट है। टारगेट क्या है? उनका टारगेट है कि ओलंपिक में 50 मेडल लाना है, कम से कम 50। बेचारे कोशिश किए, पहले 2-3 मेडल आता था, चलिए 50 के टारगेट किए थे, कितना आया? 7। चलो ठीक है, शुरू किया हूं, माहौल बनेगा तो 100 भी आ जाएगा। मैं सल्यूट करता हूं। मोदी जी का कुछ काम तो ऐसा है कि दिल को छूने वाला है। भारत में ओलंपिक के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है, काबिल तारीफ है। तो 50 लोगों के लिए वो ओलंपिक में 50 मेडल लाने का टारगेट रखे थे और उसी के तहत उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है चैंपियन से मिलो पहल। उन्होंने क्या शुरू किया है? चैंपियन से मिलो। और उन्होंने कहा है कि जितने भी ओलंपिक के खिलाड़ी हैं उन सबको एक टारगेट दिया गया है कि आप जाइए, अपने अपने राज्य में स्कूलों में घूमिए, अपने अपने राज्य में कॉलेज का विजिट कीजिए जो ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट किए। उन खिलाड़ियों को कहा गया है मोदी जी की तरफ से चैंपियन से मिलो पहल के तहत कि भैया जो भी अपने अपने राज्य के बड़े प्लेयर हैं वो जाकर क्या करें? स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं और जाकर वहां के विद्यार्थियों को अपनी तरफ से क्या करें? मोटिवेट करें। इस प्रोग्राम का नाम है चैंपियन से मिलो। ऐसा होने से फायदा होगा। देखो, अगर कोई व्यक्ति के अंदर एक्टर बनने का पूरा अंदर से इच्छा है, अगर कोई एक्टर आ गया 2-3 बार स्कूल में और मोटिवेट कर दिया तो रियल बात है कि उसकी एक्टिंग बाहर आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा डांसर बनना चाहता है तो कोई बहुत बड़ा डांसर माइकल जैक्सन टाइप का ही आ जाए, जावेद जाफरी टाइप का आ जाए और वो मोटिवेट कर दे तो उसका डांसिंग बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से कई लोगों को क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल इसमें इंटरेस्ट है। तो कोई खिलाड़ी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया अगर वो आ जाए तो मोटिवेट, जैसे आपके क्लास में कोई यूपीएससी टॉपर आ जाता है तो आपके अंदर क्या हो जाता है मन में? किस बार निकाल लेना है, कुछ भी करके निकाल लेना है। उसी तरह से चैंपियन से मिलो अभियान शुरू किया मोदी जी ने। सैल्यूट है मोदी जी, बहुत बेहतर काम है। तो भैया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा प्रारंभ किए गए चैंपियन से मिलो पहल के तहत भारतीय तैराक श्री हरि नटराज भारतीय तैराक ने अभी क्या किया है? कर्नाटक के स्कूल का दौरा किया है। कर्नाटक के स्कूल का दौरा किया है। इंपॉर्टेंट बातों को समझिए
टोटल कितने मेडल लाना है ओलंपिक में? 50 मेडल का टारगेट आया, कितना? 7। मैं तभी संतुष्ट हूं, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, धीरे धीरे करके ही होगा। हाल ही में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम खूब चर्चा में रहता है, इसको हम शॉर्ट में अफसपा कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? अफसपा, AFSPA, आर्म फोर्सेज स्पेशल, या फिर क्या इसको बोलते हैं? स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। इससे जुड़ी हुई एक व्यक्ति है, एक महिला है, जिनका नाम है इरोम शर्मिला। नोट कर लो, इरोम शर्मिला। ये मणिपुर की एक महिला है जो लगातार इस कानून को हटाने के लिए अनशन कर रही थी। लगातार 12 साल तक ये अनशन की थी इरोम शर्मिला, किस कानून को हटाया जाए। इस कानून में है क्या? इस कानून में है कि भैया अगर कोई व्यक्ति जहां ये कानून लागू है, पूरे देश में लागू नहीं है, जहां ये कानून लागू है वहां कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति सेना के सामने या फिर पैरामिलिट्री फोर्स के सामने भागने की कोशिश करता है तो शक के आधार पर यदि गोली मार दी जाती है तो उस पर कोई केस नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति भाग रहा है या शक हो गया कि आतंकवादी है, भले ही आतंकवादी हो चाहे न हो, अगर उसको मार दिया जाता है तो उस फोर्स पर, उस आर्मी वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट कहता है। इसीलिए इस कानून को एक और नाम से जाना जाता है, लाइसेंस टू किल। फोर्स को क्या मिल जाता है? मारने का लाइसेंस टू किल। अगर आप पर शक हुआ तो गोली मार देंगे। क्लियर है ना? तो ये कानून नॉर्थ ईस्ट में भी लागू है, उत्तर पूर्वी 7 सिस्टर स्टेट के भी कुछ राज्यों में लागू है और कश्मीर में भी लागू है। और वहां स्थिति ऐसा है कि लागू होना पड़ेगा, नहीं तो किसी को चलने नहीं देंगे वो लोग। तो चलो भैया, अभी हाल ही में जो मणिपुर का नागा क्षेत्र है वहां से कानून हटा लिया गया है। मणिपुर के जो नागा इलाका है, मणिपुर में जो नागा जनजाति रहते हैं, वहां से कानून क्या कर लिया गया है? अफसपा को हटा लिया गया है। वहां से अफसपा को हटा लिया गया है। नागालैंड राज्य में यह कानून 1958 में लागू हुआ था। नागालैंड में यह कानून कब लागू हुआ था? 1958 में। क्वेश्चन आ सकता है, लाइसेंस टू किल के नाम से कौन सा कानून जाना जाता है? तो भैया अफसपा। नागालैंड में कब लागू हुआ? 1958 में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मणिपुर के नागा इलाका से यह कानून अभी हटाया गया है। तो नोट कर लीजिए इसको, अफसपा का मतलब आप समझ गए होंगे। आगे आइए, हाल ही में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, ध्यान से देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी किया है और कहा है किस कानून के तहत? केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989, केंद्रीय मोटर वाहन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी किया है और कहा है कि 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे यदि दोपहिया वाहन मतलब स्कूटर, बाइक पर बैठ के चलते हैं तो उनके लिए भी हेलमेट जैसा टोपी पहनना क्या हो गया? अनिवार्य। यानी कि अब आप चलाने वाला केवल हेलमेट नहीं पहनेगा या पीछे बैठा एडल्ट केवल नहीं पहनेगा, अब 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चे को भी हेलमेट जैसा टोपी पहनाना होगा यदि आप बाइक से उसको लेकर जाते हैं, स्कूटी से लेकर जाते हैं तो। इसके साथ क्या कहा गया? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सीट बेल्ट या बाल और उधर प्रणाली द्वारा, सीट बेल्ट का नाम है, सुरक्षित किया जाना चाहिए। सीट बेल्ट की सलाह दी गई है 14 साल से नीचे के लोगों को भी। और साथ में कहा गया कि दोपहिया वाहन से आप चलते हैं तो 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को भी क्या लगाना पड़ेगा? आपको हेलमेट जैसा टोपी पहनाना अनिवार्य होगा। ये किसमें कहा है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, देखो सामने इसका लोगो मैंने दिखा दिया है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय अभी घोषणा किया है मोटर व्हीकल अधिनियम 1989 के तहत कि 6 महीने से 4 साल तक के बच्चों को भी क्या लगाना पड़ेगा? हेलमेट पहनना पड़ेगा। और 9 महीने से 4 साल और 14 साल से नीचे वाले को कार में अगर बैठता है तो सीट बेल्ट जरूरी होगा। आगे आइए, नूपुर चतुर्वेदी, देखिए सामने इनका चित्र है। नूपुर चतुर्वेदी क्या बनी है? तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बनाई गई हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के सीईओ कौन बनाई हैं? नूपुर चतुर्वेदी। नोट कर लीजिए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के सीईओ बनाई गई हैं नूपुर चतुर्वेदी। मैं बता दूं कि भारत में टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, जितने भी प्रकार के बिल को हम भरते हैं
किसके माध्यम से भरते हैं भैया? भारत बिल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ही सभी सरकारी बिलों को भरा जाता है, चाहे बिजली का बिल हो या किसी भी चीज का बिल हो। किसके अंदर हम पेमेंट करते हैं? भारत बिल पेमेंट सिस्टम के अंदर पेमेंट करते हैं। उसका सीईओ बनाए गए हैं नुपुर चतुर्वेदी को बनाया गया है, नोट कर लीजिएगा। आगे आइए, संजीव कुमार को क्या बनाया गया है? कुछ नियुक्ति। हमने कहा था कि बीपीएससी के लिए अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए किस पद पर किसको नियुक्त किया गया यही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के लिए किस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है यह भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं जो बताता हूं, यदि आपके पास भी कोई सोर्स हो तो वहां से सब चीज जरूर पढ़ लीजिएगा। भैया संजीव कुमार को भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय विमान पतन प्राधिकरण, सिविल एविएशन, इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटी के अध्यक्ष चेयरपर्सन किनको बनाया गया है? संजीव कुमार को बनाया गया है, नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट आइए, अगला है भाई, देख लीजिए आप, भारतीय विशिष्ट पहचान, जो आधार कार्ड जारी करती है, जो आधार कार्ड जिसके द्वारा आधार कार्ड UIADI इसको बोलते हैं, यही संस्था है, यही प्राधिकरण है जो क्या जारी करती है? आधार कार्ड। इंडिया में आधार कार्ड जारी करती है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसको बनाया गया है? सौरभ गर्ग। मुख्य UIADI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो आधार कार्ड जारी करती है, इसका सीईओ किसे बनाया गया है? सौरभ गर्ग को। और आपसे क्वेश्चन मैं पढ़ाया था, बताओ आप एक प्रश्न का उत्तर दो। हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में आधार कार्ड जारी किया जाएगा? भारत के सहयोग से किस कंट्री में आधार कार्ड? मैं पढ़ाया हूं, ये मेरा पढ़ाया हुआ है, जल्दी से उत्तर दो। किस कंट्री में, किस देश में क्या भैया आधार कार्ड जारी होगा? भारत के सहयोग से, भारत के सहयोग से आधार कार्ड जारी होगा। जल्दी से सब लोग उत्तर दो, किस देश में भारत के सहयोग से आधार कार्ड? श्रीलंका। बहुत बढ़िया, सुजीत कुमार जी, इंदर रजक, राहुल राणा, नहीं नेपाल नहीं भैया, नेपाल नहीं, श्रीलंका होगा। इंदर रजक जी का सही है, इंदर रजक का सही है। मोहम्मद जकी अनवर जी का भी सही है, आकाश राज का भी सही है, जकी अनवर जी बिल्कुल सही, कुमारी डॉली का भी सही है। सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। श्रीलंका, बहुत टैलेंटेड लोग हैं जितने, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे साथ जितने जुड़े हैं सभी जेन्युइन बच्चे हैं। आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरा दावा है। आपके टैलेंट को देखकर मुझे लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं बस। लेकिन दिक्कत क्या है? इस मेहनत को बनाए रखना। इस मेहनत को अगर बनाए रख दिए 30 अप्रैल यानी 29 अप्रैल तक, तो मैं लिख के देता हूं आपका प्रीलिम कोई रोक नहीं रहा है। तो इस बार बीपीएससी में अच्छी सीटें हैं, 900 के पार सीटें चली जाएंगी, 900 के पार हो जाएंगी सीटें। इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार अधिकारी बन के घर जाना है मेरे भाई। चलो, अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग के द्वारा संचालित होता है, ये किसके द्वारा संचालित होता है मेरे भाई? तो नीति आयोग, नीति आयोग, नोट कर लीजिए, नीति आयोग जो है इसके द्वारा अटल इनोवेशन मिशन का संचालन होता है। इसका डायरेक्टर डॉक्टर चिंतन वैष्णव को बनाया गया है। अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर कौन बने हैं? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। नोट कर लीजिए, किसके द्वारा संचालित होता है? नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ, इंस्टीट्यूट नहीं, ध्यान रखिए इंस्टीट्यूट गलत हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी 64वीं में क्वेश्चन आया था नीति का फुल फॉर्म क्या है, उसमें एक ऑप्शन में इंस्टीट्यूट भी दे दिया था, एक में इंस्टीट्यूशन भी दे दिया था। तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है भैया? नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव कुमार। और नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जो भी होगा वो इसका प्रेसिडेंट होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रेसिडेंट हैं। योजना आयोग, योजना आयोग के जगह पे बनाया गया। तो योजना आयोग कब बनाया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग कब बना? 15 मार्च 1950 को। और उसको हटाकर 1 जनवरी 2015 को क्या बनाया गया? नीति आयोग। दोनों में अंतर क्या है? योजना आयोग
केवल पंचवर्षीय योजना बनाती थी या फिर 1 वर्षीय योजना, लेकिन जो नीति आयोग होगा वो 3 वर्षीय, 7 वर्षीय और 15 वर्षीय योजना बनाएगी। इतना तत्काल आप याद रखिएगा। तो अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग द्वारा संचालित है, उसके निदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं? डॉक्टर चिंतन वैष्णव। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, लगातार सेशन से जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा बहुत चर्चा में है। उड़ीसा का केंद्रपाड़ा जिला डिस्ट्रिक्ट है, चर्चा में है। यहां मगरमच्छ की 3 प्रजाति पाया गया है। केंद्रपाड़ा उड़ीसा का एकमात्र जिला बन गया, उड़ीसा का एकमात्र स्थान बन गया केंद्रपाड़ा, जहां मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। मगरमच्छ की 3 प्रजाति में कौन कौन है जी? घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगरमच्छ। घड़ियाल लिख लो। मगरमच्छ की 3 प्रजाति में कौन कौन आ जाते हैं? घड़ियाल। मगरमच्छ की 3 प्रजाति में घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगरमच्छ, ये 3 प्रजाति भारत का एकमात्र जगह है केंद्रपाड़ा जहां पाए गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, घड़ियाल भारत की एकमात्र नदी है चंबल। नोट कर लो, चंबल नदी। पूछा जाए कि भारत में किस नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल मिलता है? नेचुरली, वहां लाया नहीं गया है, पहले से ही वहां है। तो घड़ियाल प्राकृतिक रूप से किस नदी में पाया जाता है भैया? घड़ियाल प्राकृतिक रूप से किस नदी में पाया जाता है? तो चंबल नदी में। नोट कर लो, चंबल नदी भारत की एकमात्र नदी है जहां नेचुरली प्राकृतिक रूप से क्या मिलता है? घड़ियाल मिलता है। नोट कर लो। और चंबल नदी क्या बनाती है? बीहड़ बनाती है। नोट कर लो, बीहड़। चंबल नदी किसका निर्माण करती है भैया? बीहड़ का निर्माण करती है। ये डकैतों के लिए जाना जाता है। तो केंद्रपाड़ा जिला, उड़ीसा का केंद्रपाड़ा में 3 प्रकार के मगरमच्छ पाए गए हैं, घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगरमच्छ। ये भारत का पहला जिला बन गया। एक बात और जान जाओ, उड़ीसा में एक चीज और जान जाओ आप लोग। यहाँ एक अभयारण्य है, यहाँ एक अभयारण्य है जिसका नाम है भीतरकनिका। भीतरकनिका, नोट कर लीजिए, भीतरकनिका अभयारण्य, नोट कर लीजिए। इसके अंदर एक और अभयारण्य है, गहिरमत्था अभयारण्य। दोनों नोट कर लो, ये भी उड़ीसा में है। गहिरमत्था रेड रिडले टर्टल, यानी कि लाल रिडले कछुआ। क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में लाल रिडले कछुआ कहां पाया जाता है? तो एकमात्र स्थान है गहिरमत्था। गहिरमत्था। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में एकमात्र जगह और कहीं नहीं मिलता, लाल रिडले कछुआ इंडिया में एकमात्र जगह पर मिलता है, वह है गहिरमत्था। और गहिरमत्था कहां है भैया? तो भीतरकनिका अभयारण्य में है। भीतरकनिका, उड़ीसा के भीतरकनिका अभयारण्य के अंदर एक गहिरमत्था अभयारण्य है जहां लाल रिडले कछुआ पाया जाता है। और इंडिया में कहीं भी लाल रिडले कछुआ नहीं मिलता। कहां मिलता है? गहिरमत्था में, जो किसका भाग है? भीतरकनिका का। और यहां 2 नदी बहती है, एक का नाम है ब्राह्मणी नदी और दूसरे का नाम है बैतरनी नदी। बैतरनी, नोट कर लो, ब्राह्मणी नदी और बैतरनी नदी के बीच गहिरमत्था अभयारण्य है, जो किसका भाग है? भीतरकनिका का। और केंद्रपाड़ा उड़ीसा का एक ऐसा जगह है जहां क्या मिला है? 3 प्रकार का मगरमच्छ मिला है। क्लियर है? नोट कर लिए। और उड़ीसा में एक जगह है तालचर, उड़ीसा में एक प्लेस है तालचर, लिख लो, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का तालचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का तालचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और उड़ीसा का राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का राउरकेला जर्मनी के सहयोग से वहां लोहा इस्पात उद्योग लगाया गया था। और उड़ीसा में उसकी राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नोट कर लो, वहां लिंगराज मंदिर है। उड़ीसा में पुरी है जहां जगन्नाथ मंदिर है और वहां पर रथ यात्रा निकाला जाता है। जगन्नाथ मंदिर है। और उड़ीसा में कोणार्क है जहां सूर्य मंदिर है, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। उड़ीसा के कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। नोट कर लेना, वीडियो को रिपीट करके बार बार। इसके अलावा उड़ीसा में हाथी गुफा है, जहां पर राजा खारवेल ने
चेदी वंश के राजा खारवेल ने अपना अभिलेख खुदवाया था। क्वेश्चन आ जाए खारवेल के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख से। और हाथी गुफा कहाँ है भैया, तो ये उड़ीसा में है। चीजों को याद रखो, याद रखने का बहाना होना चाहिए। बातें बहुत हैं, करते रहेंगे आगे और भी सेशन में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखो सामने घड़ियाल के तीनों प्रजाति दे दिया है, मगर, घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ, तीनों सामने आपके हैं। देख लीजिए भारत की एकमात्र नदी जहां नेचुरली मिलता है घड़ियाल, वो कौन सी नदी है, चंबल। कौन सी नदी है, चंबल। और चंबल नदी कहां से निकलती है, निकलती है मध्य प्रदेश के जनापाओं की पहाड़ी से। मध्य प्रदेश के महू जिले के जनापाओं की पहाड़ी से निकलती है चंबल और मिलती है यमुना में जाकर उत्तर प्रदेश में इटावा के पास। नोट कर लेना। आगे आते भैया, नेक्स्ट आइए महासागर डाटा प्रबंधन के लिए। महासागर में कई चीजों पर रिसर्च होते रहता है। उसके पानी के खारापन, महासागर के पानी खारा होता है, उसके खारापन, नमक की मात्रा, उसका तापमान, उसमें आने वाले साइक्लोन्स, इन सब का स्टडी किया जाता है। तो उसके आंकड़ों के प्रबंधन के लिए, उसके डाटा के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म किसके द्वारा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसके द्वारा क्या बनाया गया है, डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो क्या करेगा, महासागर से मिलने वाले नमक का डाटा, सॉल्ट का डाटा, टेम्परेचर का डाटा, रेन का डाटा, प्रेशर का डाटा, महासागर में जितने भी प्रकार के आंकड़े हैं उसके मैनेजमेंट के लिए डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखो सामने में दे दिया हूं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया है, इस प्लेटफॉर्म का। नेक्स्ट आइए, अगला है भैया रोहित शर्मा। देखो भैया अभी विराट कोहली से लोग नाराज थे, कई मैच हार गए, उनका परफॉर्मेंस खराब होता था, तो अभी रोहित शर्मा को पहले क्या बनाया गया, वनडे T20 के कैप्टन बनाया गया, फिर वनडे टीम का कैप्टन बनाया गया, अब वो टेस्ट टीम के भी कप्तान होंगे। घोषणा हो गया भैया, अब विराट कोहली कंप्लीटली एक खिलाड़ी रह जाएंगे और कप्तान कौन होंगे तीनों फॉर्मेट में, रोहित शर्मा। तो आपको जानना है, इसमें भावुक होने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली के पूरा भारत फैन है, सब लोग फैन है भैया, कोई बात नहीं। किसी भी कैप्टनशिप में हो इंडिया जीतना चाहिए, किसी की भी कैप्टनशिप में हो हमारा भारत जीतना चाहिए, बात खत्म, दैट्स इट, क्लियर है। कोहली जी भारतीय नागरिक है, पहले अपना व्यक्तिगत नहीं देखना है, क्रिकेट खेलना है। तो भैया रोहित शर्मा अब क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी T20, वनडे और अब टेस्ट के भी क्या बनेंगे, क्रम से पहले क्या बने T20 कैप्टन, फिर क्या बने वनडे कैप्टन, अब क्या बन गए टेस्ट के भी कैप्टन। यानी रोहित शर्मा अब हमारे तीनों फॉर्मेट के क्या बनेंगे, कैप्टन बनेंगे। सामने देखिए रोहित को कौन नहीं जानता, फोटो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आगे आते भैया नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु में 11 साल बाद, ये भी बड़ा एक जीके भी चल रहा है, तमिलनाडु में चुनाव ही नहीं हो रहा था, स्थानीय निकाय जो लोकल गवर्नेंस होता है ना, नगर निगम और पंचायती राज, उसका चुनाव बंद था 11 साल से। तो भैया तमिलनाडु में 11 साल बाद निकाय चुनाव हुआ है, जिसमें 640 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकाय और 12,508 सदस्यों ने निर्वाचन में भाग लिया है। कहने का मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि 11 साल बाद हाल ही में कहां नगर निकाय का चुनाव हुआ है, तो क्या बोलेंगे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नगर निकाय का चुनाव हुआ है और तमिलनाडु की राजधानी कहां है, मद्रास। और तमिलनाडु में, भारत में लिख लो, भारत में कुल 14 बड़े बंदरगाह, इंडिया में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, 14, नोट कर लो, ये जीके है भैया। भारत में कुल 14 बड़े बंदरगाह हैं, इनमें से 3 अकेले कहां है भैया, तमिलनाडु में। अकेले तमिलनाडु में 3 है, 14 में से 3 तमिलनाडु में है, जिसका नाम क्या है, एन्नौर। नोट कर लो, बहुत महत्वपूर्ण, एन्नौर। दूसरा बंदरगाह का नाम है मद्रास और तीसरा बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन। क्या नाम है भैया, तूतीकोरिन। नोट कर लीजिए, 14 बड़े बंदरगाह में, 14 बड़े पोर्ट में से 13 बड़े पोर्ट कहां है भैया, तो तमिलनाडु में एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह को के कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। नोट कर लो, एन्नौर बंदरगाह को के कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। कामराज बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है, एन्नौर। उसके बाद मद्रास, जिसको चेन्नई कहते हैं, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन, ये तीनों तमिलनाडु के बंदरगाह हैं।
तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह नोट कर लीजिए। एन्नौर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह कहा गया, और जो गुजरात में कांडला है उसे दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहा गया, और कोलकाता को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कहा गया। याद कर लो, कलकत्ता बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तमिलनाडु के एन्नौर बंदरगाह का नाम बदल के क्या कर दिया गया, के कामराज बंदरगाह, और गुजरात के कांडला का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और महाराष्ट्र के 9वां सेवा बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। महाराष्ट्र के 9वां सेवा बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और बंबई बंदरगाह का नाम, कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। और एन्नौर बंदरगाह कामराज बंदरगाह, और कलकत्ता बंदरगाह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो जुड़े रहो सेशन के साथ और आगे बढ़ते रहो। अगला करंट अफेयर है भैया, होंडा कार। होंडा क्या बनाती है, कार। होंडा का जो कार है उसका इंडिया का जो ब्रांच है होंडा कार इंडिया, ये इसका नए प्रेसिडेंट, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। होंडा जो कंपनी है वो भारतीय कंपनी नहीं है। होंडा कार्स इंडिया ब्रांच के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं तकुया तसुमुरा, है ना, तकुया तसुमुरा। ये होंडा कार्स इंडिया के क्या बने हैं, ये आज का करंट अफेयर भैया, आज के न्यूज से। आज पूरा जलता हुआ, तपतपाता हुआ, लहरता हुआ, और समझिए कि सबसे ज्यादा बर्निंग करंट अफेयर लाया हूं। तो तकुया तसुमुरा होंडा कार्स इंडिया के क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट आइए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। नाम सुना है आपने, सेबी का नाम सुना है। सेबी ने लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए, अभी सबसे ज्यादा धोखाधड़ी कहां होता है लोगों के साथ, शेयर मार्केट में। सबसे ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड कहां होता है, शेयर मार्केट में। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने, SEBI, सेबी ने क्या किया है, अब एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सारथी मोबाइल एप्लीकेशन। नोट कर लीजिए, अभी सेबी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, सारथी। वो क्या करेगा, लोगों को धोखाधड़ी से बचाएगा तथा लोगों को जागरूक भी करेगा, बताएगा शेयर मार्केट के बारे में कि आपको कहां पैसा लगाना चाहिए, कहां नहीं लगाना चाहिए। कौन एप्लीकेशन बताएगा, सारथी। इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है, सेबी। और सेबी की स्थापना नोट कर लो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी, और इसे स्वायत्त संस्था का दर्जा, स्वायत्त संस्था, नोट कर लो, नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए नोट कर लो भैया, स्वायत्त संस्था की दर्जा इसे 1992 में मिला। स्थापना कब हुआ, 1988 में। इसे स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस बॉडी का दर्जा कब मिला, तो ये मिला भैया 1992 में। 1992 में। सेबी करता क्या है, सेबी करता है 3 काम। सेबी करता है 3 काम। पहला, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, दूसरा म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है, और तीसरा वायदा बाजार यानी फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट, वायदा बाजार, FM का मतलब लिख लो भैया, कहीं गड़बड़ ना हो जाए बाद में। वायदा बाजार, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट। शेयर मार्केट, इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है, सेबी। सेबी की स्थापना 1988 में। स्वायत्त संस्था कब बना, 1992 में। और सेबी के अध्यक्ष कौन हैं, अजय त्यागी। अजय त्यागी, नोट कर लो मेरे भाई, सेबी के चेयरपर्सन कौन है, अजय त्यागी। नहीं मिलेगा, नोट कर लो, बाद में नहीं मिलने वाला। सेबी करता क्या है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है, वायदा बाजार को कंट्रोल करता है, और इसके अध्यक्ष कौन है मेरे भाई, तो अजय त्यागी। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, तो सारथी। नेक्स्ट आइए, देखो सारथी मोबाइल एप्लीकेशन, मैंने चित्र भी दे दिया। देखो ये सारथी मोबाइल एप्लीकेशन है भाई, इसका मैंने चित्र आपको दिया है, देख लो। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर आप भी अगर शेयर मार्केट में करते हैं इन्वेस्ट, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर सारथी एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं कि कहां से खुलेगा डीमैट खाता। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सी खाता की जरूरत होती है, डीमैट अकाउंट। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए लिख लो इसको भी, डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आओ, मध्य प्रदेश में बदनाम रहे, शायर नहीं, बदनाम शायर की बात नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश में बदनाम बोर्ड, नाम ही है बदनाम बोर्ड, व्यापम बोर्ड। मध्य प्रदेश का सबसे बदनाम, सबसे घूसखोर बोर्ड व्यापम बोर्ड। व्यावसायिक परीक्षा मंडल, इसका नाम है कुछ ये भैया, व्यावसायिक परीक्षा मंडल।
शॉर्ट में बोलते व्यापम। मतलब क्या? टेक्निक, मतलब क्या? पॉलिटेक्निक, ITI, इसमें एडमिशन करवाना है, रोकड़ा दीजिए एडमिशन, रोकड़ा दीजिए। ऐसे चल तो रहा है पूरे देश में ही काम, लेकिन ये बेचारा बदनाम है। व्यापम घोटाला सुने होंगे, कई 48 लोगों ने फांसी लगा लिया, 48 अधिकारियों ने क्या कर दिया? फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया। पता नहीं कौन सा ऐसा खजाना था कि लोगों ने लूट लिया था, अब पता नहीं क्या आरोप था कि लोगों ने 48 लोगों ने सुसाइड किया इस मामले को लेकर। व्यापम घोटाला टॉप घोटाला में आता है भैया मध्य प्रदेश के। उसका नाम बदला गया कि बड़ी बदनामी हो लो, अब इसका नाम बदल लो। नाम बदला गया कर्मचारी चयन बोर्ड, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? अब नाम बदला गया ताकि बदनामी से थोड़ी सी मुक्ति मिले। इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश ने क्या कर दिया? कर्मचारी चयन बोर्ड। कर्मचारी चयन बोर्ड, नोट कर लो। असेशन से जुड़े रहो, असेशन को अधिकतम क्या कर दो भैया? शेयर कर दो। भागना मना है, क्योंकि पेशेंस तोड़ोगे। हम जब धैर्य से लगे हैं तो तुम्हें भी रुकना पड़ेगा। यहाँ नेक्स्ट आ जाओ भैया, अगला करंट अफेयर। अच्छा, इसी में और था आगे। ये पहली बार बहुत इंपॉर्टेंट IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ब्रांच खुलेगा दूसरे देश में भी। सोचिए IIT अब कहां खुलेगा जी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर संयुक्त अरब अमीरात में भी अब क्या होगा? IIT बनेगा, वहां का IIT बनेगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। और हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 2 दिन पहले किया गया है, 2 दिन पहले हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पीयूष गोयल गए हुए थे वहां पर एग्रीमेंट करने के लिए, हुआ है। अबू धाबी राजधानी है। और IIT का संस्थान अब कहां खुलेगा? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में, राजधानी अबू धाबी। इसी में दुबई है, जहां ICC का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है। यहीं पर है शारजाह। मैं बार बार बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अब चलो खत्म होने वाला है, जुड़े रहो अंत तक। बेहतरीन करंट, संयुक्त अरब अमीरात के बाद, नोट कर लो भैया, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात, अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात का पार्टनर बन गया है। यानी कि अमेरिका भारत को सबसे ज्यादा क्या करता है? एक्सपोर्ट, निर्यात करता है। भारत को सामान बेचने में नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका। और दूसरा नंबर पे कौन हो गया है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE। अमेरिका के बाद भारत को सामान बेचने वाला दूसरा देश बन गया है, ये याद रखिए करंट में। और नेक्स्ट आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रिकेट के फैन के लिए सबसे बड़ा न्यूज है कि लगातार 8 T20 मैच, लगातार। ऐसे तो भारत कई T20 मैच जीता होगा, भारत ने कई T20 मैच जीता होगा, लगातार 8 मैच में कभी हारा नहीं भारत। इन 8 मैच को लगातार जीतने वाला दुनिया का पहला क्रिकेट टीम कौन बन गया? इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम। कोई भी क्रिकेट टीम लगातार 8 T20 नहीं जीता है। और आज फाइनल है, आज जो T20 का क्या है? सुपड़ा साफ करने उतरेगी भारतीय टीम। अखबार में क्या है कि आज 9 मैच जीत जाएगी। अगर आज जीत जाती है तो क्या हो गया? लगातार 9 मैच। तो 8 मैच लगातार जीतने वाली, T20 मैच जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई भारत। और एक चीज और, 4 दिन पहले मैंने पढ़ाया था कि 1000 वनडे खेलने वाली टीम भी कौन बन गई है? भारत। वनडे मैच 1000 वनडे खेलने वाली टीम भी कौन बन गई है? भारतीय टीम। और लगातार 8 T20 मैच जीतने वाली भी अब कौन बन गई? भारतीय टीम। नोट कीजिए, मुझे भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है जिसने भारत के सीना को काफी ऊपर लेकर चला गया। देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब ये नासिक में बनाया गया है। देश की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब, चलो भैया हम लोग हाफ सेंचुरी लगा दिए। भारत की पहली मोबाइल बायो सेफ्टी लैब कहां लगाया गया है? नासिक में। और नासिक, नोट कर लो, प्याज के उत्पादन के लिए, अंगूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नासिक प्याज और अंगूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है भैया? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, उसके किनारे नासिक। नासिक किस लिए फेमस है? प्याज और अंगूर के लिए। और नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है।
नासिक में कुंभ का मेला, भारत में 4 जगह कुंभ लगता है, नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन, 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है, जिसमें नासिक में भी लगता है। ये प्याज और अंगूर के लिए फेमस है। और नासिक में ही एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक गांव, जहां से गोदावरी निकलती है। और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा और दक्षिणम गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो कैसा लगा करंट आपका आज का सेशन आपको कैसा लगा? सभी लोग, जितने लोग जुड़े, भागोगे नहीं, कमेंट करके जाओ कैसा लगा सेशन। यदि मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दे दीजिए कि कैसा लगा सेशन, और आपको कोई देना है सजेशन मुझे तो जरूर दीजिए, मैं उसका पालन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके लिए जितना मेहनत करना पड़े करूंगा, लेकिन बेहतर करूंगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और टेलीग्राम चैनल जो मिशन 50 IAS, मिशन IAS का है और रंजीत कुमार सर IAS हैं उनका है, तीनों चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पर, इसका PDF आपको वहीं मिल जाएगा। तो मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इस बार हम आपको SDM DSP के रूप में देखना चाहते हैं और आप लगे रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं कल शाम 5:30 बजे बेहतर करंट के साथ, फिर से तैयार रहिएगा आप लोग। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, थैंक यू।